अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है? वैसे पूरे पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप परसेंटेज निकालें तो आधे से ज़्यादा लोग बीमार पड़े होंगे। मौसम जैसे ही चेंज होता है वो बीमारी अपना असर छोड़ती है। ये बीमारी तो आनी जानी है, सीजनल है, कभी आती है कभी चली जाती है। मगर एक बीमारी ऐसी जो हमारे दिमागों में घुस चुकी है और वो है ग़ुलामी की बीमारी। यानी कि हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम ऐसे बन के रह चुके हैं कि वो जो गोरा रंग है वो हमारे दिमागों से निकल ही नहीं रहा। और हम अपने आने वाली जनरेशन में, चाहे हमारे बच्चे कैसे भी हों, हम जो आने वाली लड़की है उसमें वो चीज़ तलाश करते हैं। और इस चीज़ से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ भी है, दुख भी है इस चीज़ का कि ये क्यों हमारे दिमागों से निकल नहीं रही। मतलब बहुत हो गया अंग्रेज़ों को गए हुए इस खित्ते से, मगर क्यों हमारे जहनों में अभी तक वो ग़ुलामी वाली चीज़ है। भाई आपकी बड़ी ख्वाहिश होती है अपने बच्चों की शादी करने की, स्पेशली मैं बेटों की माँ से मुखातिब हूँ। उनकी ख्वाहिशात की लिस्ट तो ज़रा सुनिए। उनकी ख्वाहिशात की लिस्ट में होता है जी दुबली पतली, स्मार्ट, गोरी चिट्टी, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, सुराईदार गर्दन। बहू चाहिए या मॉडल चाहिए किसी ब्रांड की मॉडलिंग के लिए, आई डोंट नो, लेकिन लिस्ट में ये होता है। फिर साथ क्या होता है, उनको कतरीना और सकीना साथ चाहिए होती है। उनको लड़की में, लड़की एजुकेटेड भी हो, वेल एजुकेटेड हो, लड़की को घर के सारे काम भी आते हों। मुझे समझ नहीं आता कि अगर बच्चियां, उनको यंग उम्र की भी लड़की चाहिए, अगर बच्चियां पढ़ रही हैं और पढ़ने के साथ साथ उनके ऊपर इतना पढ़ाई का, एजुकेशन का बोझ है, तो वो किचन के काम और ये सब चीज़ें, घर की घरदारी सीख नहीं पाती। मगर भाई सास को तो सब कुछ चाहिए बच्ची के अंदर, चाहे अपनी बच्चियां कैसी हों, चाहे अपने बेटे कैसे हों, लेकिन उनको एक गोरी चिट्टी बहू दरकार है। साथ साथ ये सब क्वालिटीज़ तो हों, मगर मासूम भी हो, बग़ैर ज़बान के भी हो, अक्लमंद भी हो, बेवकूफ़ ना हो। सो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक साथ मांग ली हैं और बहुत सारे लोगों को इसी तरह मिल भी जाती हैं, कोशिश भी वो करती हैं, उनको उनकी मनपसंद बहुएं मिल जाती हैं जो कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन आपकी मनपसंद ही होती हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्या चीज़ है जिसको आपने प्रायोरिटी नहीं दी हुई, आज हम आपको इस प्रोग्राम में दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं और प्रैक्टिकली आपको वो एक्सपीरियंस कराने वाले हैं कि अगर बड़ा, एक तो कैमरे इतने स्विच कर रहे हो कि पागल हो गई हूँ मैं, इधर जाऊँ उधर जाऊँ उधर जाऊँ अजीब सा कुछ हो रहा है। सो आज हम आपको दिखाएंगे ये कि आपको लगेगा कि आपको आपकी मनपसंद बहू मिल गई है, मगर उसके बाद क्या होता है वो भी आपको नज़र आएगा। सो आज इस पैनल की डिस्कशन के लिए हमारे पास कुछ लोग मौजूद हैं हमारे स्टूडियोज़ में। सेलिब्रिटी गेस्ट लिस्ट है हमारी जी, गज़ाला जावेद और फरहा नदीम। ये दोनों यहाँ इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने ड्रामों में इतनी सासों के कैरेक्टर्स किए हैं कि इन्हें पर्सनली तो नहीं, क्योंकि दोनों बेटियों की माँ हैं, तो एक्चुअल ज़िंदगी में दोनों बेटियों की भी माँ हैं, तो एक्चुअल ज़िंदगी में इनको पता है कि बेटियों का दर्द क्या होता है और किसी को रिजेक्ट करते हैं तो क्या होता है, और जो रियल ज़िंदगी है यानी कि कैमरे की ज़िंदगी है उसमें ये सासें भी बनी हैं और इन्होंने भी ऐसी ही बहुएँ तलाश की होंगी। सो ये हमारे पास है एज सेलिब्रिटी गेस्ट। और हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं उसमें डॉक्टर आयला फैसल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर इरम मूसा जो भी मतलब एक और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। दो लोग आज हमने एक्सपर्ट्स बुलाए हैं ताकि आज ज़रा बात जमकर होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक है अल्लाह का शुक्र मैं। है। हाँ जी, तो मैंने सही कहा ना, हम बिल्कुल गुलाम सही हैं। कहा। सबसे पहले तो तुम इतनी अच्छी लग रही हो माशाल्लाह, ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा इसलिए ज़रा लेट हो गई थी मैं। अच्छा, आप सेट पे पहली दफ़ा? मैं भी पहली दफ़ा आई हूँ। अच्छा, खूबसूरत बहुत सेट, खूबसूरत। क्या बात है, पिंकी मतलब गुलाबों के बीच में गुलाब। ऐसा लग रहा है ना किसी की शादी होने वाली है अभी। सही बात है। सो कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? बाग बाग हो गया, देखिए दिल बाग बाग हो गया। दिल बाग बाग हो गया। बस मैं चाहती हूँ दिल बाग बाग हो और लोगों की कुछ बातें सुन के जिंदगियां भी बाग बाग हो जाए। लेकिन वैसे एक बात है कि आज इस सेट पे आके ना, हाँ। तो मॉर्निंग शो जो है ना वो बड़ा हेल्दी और बड़ा फ्रेश लग रहा है, क्योंकि सेट इतना फ्रेश है। जब इंसान देखता है ना टीवी पे भी हाँ। और आकर भी देखता है ना, तो वो एक
मतलब जो नींद आई होती है सुबह सुबह वो सब गायब हो जाती आंखें है, खुल जाए ना, फ्रेशनेस आंखें खुल जाए, आंखें खुल जाए। सो आज कुछ हमारे जो हमारी टीम है वो आम खवातीन से मिलने गई और उनसे उनकी ख्वाहिशात पूछी हैं। सो बहुत सारे लोग यकीन नहीं करेंगे, नहीं 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 अब तो ये नहीं होता, अब तो जो है वो सासें ऐसी बहुएं नहीं ढूंढ रही होती, ये तो पुराने ज़माने की बात है, निदा क्या लेके बैठ गई। मैं आपको सबूत के साथ चीज़ें दिखाऊंगी कि लोगों का माइंडसेट भी नहीं चेंज हुआ, यहाँ तक कि अब बहुओं की बातें कर रहे हैं। हमारे ड्रामों की हीरोइन ने सांवली लेना छोड़ दी है, जो कि मुझे बड़ा एक तकलीफ़ है। मैं अपने सारे प्रोड्यूसर्स से जितने भी देख रहे हैं लोग कि ये हीरोइंस जितनी भी लड़कियां लेते हैं ड्रामों में, अब आप देखिए सांवली आप गिन लें ज़रा। नहीं वैसे भी आप क्या नाम लेते हैं, कोई बात सांवली बिल्कुल हीरोइन नहीं नजर आ रही है। सही कह रही है कि क्या मतलब कुछ भी कर लेना, ये जो गोरा रंग हम लोगों पे सवार हुआ है ना, ये उतर नहीं रहा। जब हम पैदा हुए तब भी ये हाल था, अब हमारी बच्चियां पैदा हुई तब भी ये हाल था, लेकिन हम लोग कभी भी मतलब वैसे हम बड़े अल्लाह वाले बनेंगे और कहेंगे कि नहीं कुदरत है और ये बड़ा ईमान हमारा पक्का है। और स्पेशली मैंने उन लोगों को देखा नहीं था जिनका मतलब बहुत ही नमाजी, ये तबलीग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। जब बहू देखने जाएंगे, नहीं भाई गोरी चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए। अच्छा आपकी बेटियां, हम अपनी बेटियों को सुबह नहीं जगाते, जो सच्ची बात है, मैंने मेजॉरिटी देखा अपने घर में भी। कॉलेज जाना, स्कूल जाना, यूनिवर्सिटी जाना वो डिफरेंट बात है, लेकिन अदरवाइज अगर जिस दिन छुट्टी होती है या कुछ भी होता है, जो कोई उनका प्रैक्टिकल कोई ऐसा काम नहीं होता, हम उनको नहीं उठाते कि उठ जाओ सुबह सुबह। सुबह उठना अच्छी बात है, काम करना अच्छी बात है, लेकिन जैसे बहू आएगी, अगर बहू सो गई देर तक तो उसकी बातें पूरे दुनिया में फैला देंगे। अरे भाई वो तो सो के नहीं उठती यार, उसने क्या ज़िंदगी में करना है। और फिर इसी बात पे लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अपने बेटे को खूब सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तुम्हारी बहू ये है, तुम्हारी बीवी ये है, तुम्हारे मतलब कि आप क्या चाहते हैं, मुझे नहीं समझ आती। सो देखते हैं ना क्या चाहते हैं, क्या हम चाहते उन्हीं की हैं, ज़बानी हाँ, उन्हीं की सुनते हैं। ज़बानी। सो भाई ज़रा मेरी टीम जो बाहर गई भी है वो ज़रा इधर उधर जाए और लोगों से पूछे ज़रा। रेडी है टीम मेरी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपको बहू की तलाश है? जी आपको किस तरह की बहू चाहिए? मुझे बहुत खूबसूरत बहू चाहिए। मेरा एक ही बेटा है, मेरे बेटे की यही डिमांड है कि बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो मेरी बहू गोरी हो, लंबे लंबे बाल हों, आंखें बड़ी बड़ी हों। अपने बेटे के बारे में कुछ बताएं। लड़के की शक्ल सूरत कौन देखता है। मेरा बेटा माशाल्लाह 1 लाख रुपए कमाता है। थोड़ा सा सांवला है तो क्या हुआ, थोड़े बाल कम है तो क्या हुआ, मगर आने वाली बहू खूबसूरत आएगी तो नस्ल अपना खूबसूरत होगी। देख लिया आपने, मैंने क्या कहा था। मतलब मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगी। आजकल के लोग भी, चाहे दुनिया चांद पे पहुंच गई है और पता नहीं क्या क्या और टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, एआई का ज़माना है, मगर बहू की डेफिनेशन वही रहेगी जो कभी आपकी अम्मी की अम्मी की अम्मी की अम्मी की मतलब लाइक ज़माने में हुई होगी। लेकिन सबसे बुरी बात जो है ना, रिजेक्ट करने वाली भी औरत होती है ज़्यादा, ढूंढने वाली भी औरत होती है, खामियां निकालने वाली भी औरत होती है। और मतलब वो ये नहीं चाहती देखती कि जिस वक्त अगर मेरे साथ जब मुझे रिजेक्ट करके जाया जाता था तो उस वक्त मेरा क्या हाल होता था कि अब मैं किसी मतलब अगर आप पे बीती हुई है, आपको प्रॉब्लम है, तो आप आगे जाके अच्छे काम करें ना, कि आपने वही फिर करने हैं काम। ये क्या बात है? मैं तो इस बात को गलत समझती हूँ कि लड़की ट्रे लेकर आए, समोसे चाय लाए और अपने को दिखाए। क्यों इस तरह नुमाइश की जाती है? ये मैं तो इसी बात के खिलाफ हूँ। आपको पसंद करना है, आप लड़की को देखें, उसके माँ बाप से मिलें। ये क्या तरीका कि आप लड़की को पेश किया जा रहा है? अच्छा मेरा तो ये है कि ज़्यादातर जो लड़कियां देखनी है ना, वो आप शादी या कोई फंक्शन या कोई ऐसे गेट टुगेदर में आप चले जाएं और उसमें देखें और बच्चे को भी लेके जाएं, ताकि बेटी लड़की को पता ना चले कि हमें कोई देख रहा है। उसके बाद उसके पेरेंट्स को अप्रोच करें अगर अच्छा मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, साइकोलॉजी क्या है इंसान की? वैसे तो इंसान को प्यारी चीज़ अच्छी लगती है, जैसे आप सेट अच्छा है, सेट प्यारा है तो आपने लोगों ने तारीफ की, इंसान की नेचर होती है ये। लेकिन वो अगर ये बहू तलाश कर रहे होते तो वो उसकी प्रायोरिटी क्यों बन जाती है?
देखिए ये जो ज़ाहिर है हमारा अपने गोरों की बात की और हमारा वो कॉम्प्लेक्स तो अभी भी है, लेकिन ये कि अगर आप गोरी बहू लाएंगे तो आपकी तारीफ़ भी होगी, आपको लोग कहेंगे कि जी अच्छी बहू लेके आए हैं, तो वो जो एक सोशल फैक्टर होता है ना, सोशल स्टेटस आपको मिलता है, हाँ। एक वो वाली चीज़ होती है। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। फिर वो जो आप उन्होंने कहा नस्ल की बात की कि नस्ल खूबसूरत होगी, तो काफ़ी ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं। ये इंसान की नेचर होती है कि वो अपेयरेंसेस के लिए जाता है, लेकिन जब आप रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं, तो ये बहुत सुपरफिशियल लेवल पे बात होती है। हम देख रहे हैं कि शादी हो जाती है इन केसेस में, फिर डिवोर्स रेट्स आप देखते हैं कि कंपैटिबिलिटी जो इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों लड़का और लड़की का या फैमिलीज़ का लाइफस्टाइल मैच कर रहा है, उनके सोचने का तरीका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, लड़के और लड़की के गोल्स क्या हैं, करियर को लेके, घर को लेके, बच्चों को लेके, मज़हब को लेके, प्रैक्टिस को लेके, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम सुपरफिशियल लेवल पे अगर रहेंगे तो इन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को हम मिस कर देंगे। और फिर हम यही देखते हैं कि जी एक साल कुछ महीने बाद ही फिर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जो कि हम पहले अवॉइड कर सकते हैं। आप ये चीज़ें थोड़ी सी चेक कर सकते हैं, लड़का और लड़की थोड़ा सा बात कर लें। अब ओपन माइंडेड होने थोड़ा की टाइम ज़रूरत देना है। तो चाहिए थोड़ा उनको सा भी एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्वेश्चंस कर लें कि आपका गोल्स के बारे में देखें। अगर आपको गोरी बहू चाहिए और आपको अगर वेल मेंटेन्ड बहू चाहिए तो वो सैलॉन्स में भी टाइम स्पेंड करेगी, वो महंगे कपड़े भी बनाएगी। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। अगर आप एक वर्किंग वूमन को लेके आएंगे तो वो उस तरह से हाउस मैनेज नहीं कर सकती जैसे एक हाउस वाइफ कर सकती है। और अगर आप हाउस वाइफ को लेके आएंगे तो वो आपके लिए वो डिपेंडेंट होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि साइकोलॉजी ये कहती है कि जब हम पार्टनर सेलेक्ट करते हैं तो सुपरफिशियल लेवल पे लोग चले जाते हैं, लेकिन बियॉन्ड दैट नहीं जाते। अच्छा, मुझे लगता है कि जब आप एक डॉक्टर बहू ढूंढ रहे हैं सिर्फ इसलिए ज़माने को दिखाने के लिए मेरी बहू डॉक्टर है, और उसके बाद जब वो आ जाती बिठा है देंगे घर में। तो आप उसको घर में बिठा देंगे, ये तो और भी ज़्यादा तकलीफ दे बात होती है कि आप ससुराल की तरफ से इजाज़त नहीं कि वो प्रैक्टिस कर सके। मगर जब बेटे के लिए ख्वाहिश थी बहू ढूंढने के लिए तो सिर्फ रिश्ते वालियों को ये कहा गया था हमें तो डॉक्टर के अलावा कोई चाहिए नहीं। तो ये तो और भी ज़्यादा तकलीफ दे होती है। पहले तो आपने या तो आप डॉक्टर बहू ढूंढते ही नहीं, या तो आप साफ क्राइटेरिया लिख दें कि हमें हाउसवाइफ चाहिए, ठीक है, और उसके बाद फिर आप आके उसकी मेहनत, उसकी एजुकेशन, सब पे पानी फेर दें। सीट भी गई ना एक डॉक्टर की सीट बिल्कुल होती है। बिल्कुल। और इतना अरसा उसने पढ़ाई की है, इतना स्पेशली मुश्किल। ये बात है कि जो डॉक्टर्स इंजीनियर बहुएं ढूंढी जाती है ना, तो मेजॉरिटी फैमिलीज, मैं ऐसी फैमिलीज को जानती हूँ, ज़ाहिर है कि इंसान नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये है कि बहुत फेमस, बहुत पैसे वाले लोग, मतलब कि अगर बहू ढूंढ रहे हैं तो वो सिर्फ डॉक्टर इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनकी नंद सर्कल ने में। नहीं, उनकी नंद ने अपने बेटे की डॉक्टर से शादी की है, तो वो कैसे पीछे रह सकती हैं। उन्होंने डॉक्टर से इसलिए शादी की है तो मैं भी डॉक्टर से लेकिन हमारे यहाँ औरतें बाहर काम नहीं करती। हाँ, है बिल्कुल हमारे नहीं यहाँ ये रिवाज नहीं है। नहीं है, मैं घर संभालती हैं। मैं लोगों को मिलवाना चाहती हूँ। आज हमने क्या है, हमने पब्लिक से तो एक पोल समझे हैं कि एक तरह से उनसे गुफ्तगू करके अंदाज़ा लगाया कि आजकल के ज़माने की ज़हनियत चेंज हुई है या नहीं। और उसके बाद मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि जिनको उनकी मनपसंद बहू मिल गई फिर भी वो खुश नहीं है, और क्यों, ये जानते हैं। जी मेरे साथ कौन है पर्दे के पीछे? कमर है मेरे साथ पर्दे के पीछे। वो जाहिर है बताना नहीं चाहेंगी, दिखाना नहीं चाहेंगी, जिंदगी तो अभी तक वैसे ही चल रही है। जी कमर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी जी। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मुझे जो बहू मिले वो चांद का टुकड़ा कमर हो। थोड़ी सी जोर से बोलें। हाँ, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बहू भी चांद का टुकड़ा हो। मैं उसी चांद के टुकड़े को ढूंढने में लगी हुई थी, और मैंने रिश्ते वालियों से कहा हुआ था कि मुझे चांद का टुकड़ा चाहिए, इतनी खूबसूरत मुझे बहू चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा बहुत खूबसूरत था। हम सब वाजबी सी शक्ल के लोग हैं घर के, तो मुझे वो चांद का टुकड़ा मिल नहीं रहा था। अच्छा, मैंने 50 लड़कियां जो हैं वो रिजेक्ट की। किसी की हाइट अच्छी थी तो उसका कलर अच्छा नहीं था, किसी के बाल लंबे थे तो हाइट छोटी थी, और जब कोई लड़की चाय लेके आती थी तो मुझे उसकी फिंगर्स जो थी वो अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो नाजुक नाजुक नहीं थी। तो इसलिए मुझे परफेक्ट खूबसूरती चाहिए थी, जो कि मुझे मिल नहीं रही थी। बिलाखिर अल्लाह अल्लाह करके मुझे खूबसूरती वो मिल गई, और जब वो खूबसूरती मिली तो उस लड़की के पेरेंट्स उसकी शादी नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे कि हमारी लड़की बहुत नाजो पली है और इसको कोई घरदारी नहीं आती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो लड़की मैं ढूंढना चाह रही थी वो मुझे मिल चुकी है, तो आप अल्लाह का नाम लें और शादी कर दें। हाँ। बिलाखिर अल्लाह अल्लाह करके शादी हो गई, और बड़ी धूमधाम से मैं अपने बेटे की खूबसूरत सी बीवी घर लेकर आ गई।
सब ने बहुत तारीफ़ की कि आपा ये कहाँ से आप इतनी खूबसूरत लड़की ढूंढ के लाई हैं, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। और मेरा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद हो जाता था कि मैं इतनी खूबसूरत अपनी बहू लेकर आई हूँ। सही। वो खूबसूरती मैं लेकर तो आ गई, लेकिन वो खूबसूरती हमारे सर पे चढ़ के नाचने लगी। आते ही सबसे पहले उसने शौहर को अपने काबू में किया, ना वो हमारी कोई बात सुनती थी, सारा दिन वो सोती रहती थी और ना ही वो घरदारी को देखती थी और ना ही वो किचन देखती थी। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि देखो मेरी बूढ़ी हड्डियां हैं, तो मैं किस तरह तुम्हारे काम भी करूं और घर को भी देखूं, किचन को भी देखूं, तो आप इसको कुछ समझाइए। तो वो आगे से कहते कि नहीं, आपको तो सायरा में ही सारी बुराइयां नज़र आती हैं, इतनी अच्छी तो है, आप क्यों इसमें इतने नुक्स निकालती हैं। अगर वो दिन को रात कहता था, अगर वो दिन को रात कहती थी तो वो भी उसी की ही मानता था कि नहीं मेरी बीवी सबसे अच्छी है और यही इसकी बात अच्छी है। इस तरह वो उसने अपने शौहर को काबू में किया और उसको लेकर अलग हो गई। ओहो। तो मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि काश मैं इस खूबसूरती को ना ढूंढती, इसकी बजाय मैं एक अच्छी तरबियत वाली बच्ची, नेक सीरत और खुश इखलाक लड़की ढूंढती, जो कि हमारा भी ख्याल रखती, अपने शौहर का भी ख्याल रखती और हम सब साथ मिलकर हंसी खुशी रहते। तो खूबसूरती ढूंढना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खूबसूरत लड़की बहुत मिल जाती हैं, लेकिन एक अच्छी और नेक सीरत लड़की मिलना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी हम बिल्कुल भी कदर नहीं करते। अच्छा, मैं आप लोगों से ही पूछना चाहूँगी कि लाइक बहुत सारी ऐसी सासें देख रही होंगी जो सासें बनने वाली हैं, जैसे मेरे बेटे अभी छोटे हैं, हम भी तो बनने वाले। हाँ बिल्कुल, मेरे बेटे भी छोटे हैं, लेकिन जाहिर है मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीखूंगी आज के प्रोग्राम से। मुझे ये बताइए, जैसे ये कह रही हैं खूब अच्छी तरबियत वाली खूबसूरत लड़की जो है, उसका अंदाज़ा कैसे होगा? देखिए, खूबसूरती का अंदाज़ा तो फर्स्ट इम्प्रेशन से हो जाता है कि आपने देखा, पहली दफ़ा ही उसके नज़र आई, उसकी पूरी पर्सनालिटी नज़र आई, लेकिन जो सीरत है, जो तरबियत है, उसके अंदाजे कैसे लगाए जाएं? कोई टिप्स हैं ऐसी आप लोगों के पास? अच्छा, होता ये है कि यूजुअली जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमारे पास जो पहला फैक्टर आता है वो आती है उसकी ज़ाहिरी शख्सियत, ठीक है, जो कि हमें सबसे पहले कनेक्ट करती है। सही। अगर आपकी नीड और जो शख्सियत है उसके फैक्टर्स मिल रहे हैं, यानी मुझे चाहिए कोई टॉल, मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल गोरा कलर है, ठीक है, मुझे चाहिए जो कि एजुकेटेड है, ठीक है, तो पहला कनेक्ट आप उससे उस लेवल पर करते हैं जो कि आप चाहते हैं और वही फैक्टर उस इंसान के अंदर भी मौजूद है। फिर इसके बाद अब आती है सेकंड पार्ट, आती है पर्सनैलिटी का, ठीक है। पर्सनैलिटी इस तरह से नहीं मालूम होती, ठीक है, तो शख्सियत के साथ जो कंपैटिबिलिटी है वो मिलती है जब आप एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, और जब आप एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं तब आपको मालूम होता है कि जिसके साथ मैं ज़िंदगी गुजारने जा रहा हूँ या जिसको मैं पसंद कर रहा हूँ और हम उसके बारे में शादी के लिहाज से अच्छा देखिए, मैं तो अभी इस वक्त बात कर रही हूँ, हमारे यहाँ पहले लड़का और लड़की नहीं मिलते, पहले जो मदर हैं घर वाले देखते हैं, वो जाके लड़की से मिलती हैं, लड़की के घर वालों से मिलती हैं, फिर अगर वो उनकी तरफ से अप्रूवल होती है या लड़की वालों की तरफ से होता है तो फिर सेकंड मुलाकात में लड़का आता है, इस तरह होता है। अक्सर तो मना कर देते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी, मिल नहीं सकते। काफी लोग अभी भी ऐसा करते हैं। इसमें प्रॉब्लम्स भी है ना, ठीक है, जब आप किसी से ज़ाहिरी लेवल पर कनेक्ट करते हैं तो अभी आपको उसका इंटरनल नहीं मालूम, ठीक है, और आपने ज़िंदगी गुजारनी है, ठीक है, तो आप ज़िंदगी किस बेसिस पे गुजारेंगे? अपीयरेंस तो एक फैक्टर है जो कि जिसके साथ आप रेस्ट नहीं, मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि जैसे हमें किसी का भी एनालाइज करना है, किसी की तरबियत या जो इम्प्रेशन एक कायम करना है फिजिकल अपीयरेंस से अलावा, मोबाइल अगर मैं ब्रेक के बाद आके ये सवाल करती हूँ कि हमें अगर किसी से मिलना है, किसी से मिल के एनालाइज करना है कि उसकी तरबियत कैसी है, तो क्या वो एक मुलाकात में हमें पता चल सकता है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें जो हम मार्क कर सकते हैं कि हाँ ये हमारी जो अच्छी तरबियत है उस पर पूरी उतरती है? मैं ब्रेक के बाद आके सवाल दोबारा पूछती हूँ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बहुत ही हमारा अजीब सा टॉपिक है और माजरत के साथ अगर आपकी जहनियत ऐसी है तो उसको बदल लें, क्योंकि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स अच्छे नहीं हैं। मैं आपको आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी दिखा रही हूँ आज शो पे कि अगर आप अपनी मनपसंद जो कि आपकी लिस्ट में बहुत ही ऑकवर्ड सी
पसंद है एक अपनी जनरेशन आगे चलाने के लिए, एक लड़की ढूंढने के लिए, तो वो क्या, जैसे कि अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, पर्दे के पीछे किसी ने अपने दिल के फपोले फोड़े और उन्होंने बताया कि जो नाजुक खूबसूरत बहू है, उन्होंने उनके घर का और उनका क्या हाल किया। तो उसके बाद मैं अगले सवाल पर आपके पास आई थी ये पूछने के लिए कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन में हमें फ़िज़िकल अपीयरेंस तो पता चल जाती है, मगर हम दिल का अंदर का हाल तो नहीं जान सकते। हम सीरत कैसे देखें? क्या टिप्स हैं जो आप ख़वातीन को देना चाहती कि वो, ज़ाहिर है उन्होंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, एक्सपीरियंस्ड ख़वातीन हैं, वो कैसे पता लगाएं कि हाँ शी इज़ द वन, वो उनके दिल को अच्छी लग रही है लड़की? ठीक है, कुछ टिप्स मैं दूंगी जो कि बेसिक टिप्स हैं। देखिए एंड में क्या होता है वो तो बताना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ इनिशियल टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना बिल्कुल। चाहूँगी कि पहले तो कोशिश करें कि थ्रू रेफरेंस चले जाएं ताकि अच्छा। आपको एक आइडिया हो जाए कि फैमिली बैकग्राउंड जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने बेटे के लिए लड़की देखनी है, गजाला आपा ने कहा निदा वो लोग है ना, उनकी बेटी है ना यार, मैं उसको जानती हूँ, इनका तो काम यही भी है वैसे बहुत रिश्ते करवाती हैं तुम, वो बेटी मशहूर हो जो गई ना, अब से गजाला वाकई जावेद। काफी वो मशहूर बेटी कर दी। बहुत अच्छी है, जैसे ये कहे वो इतनी सलीक, इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी तरबियत उसकी हुई हुई है, जैसे इन्होंने ये जानती हैं उसको बाकायदा फैमिली फ्रेंड के हैसियत से, है ना? ये आप कहना बिल्कुल चाह रही हैं। रेफरेंस से जाएं। दूसरा ये कि थोड़ा टाइम ऑब्जर्व भी करें कि आप जैसे कुछ फैमिलीज में चाहते हैं कि लड़कियां कॉन्फिडेंट हों, हमारे कोई रिलेटिव्स हों, हमारी कुछ पार्टीज हों, उसमें वो इंटरेक्ट कर सकें। अगर आपको इस तरह की पर्सनैलिटी की लड़की आपकी फैमिली के साथ बेहतर जेल करेगी तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। कुछ जगहों पे देखते हैं कि एनालाइज कैसे करेंगे कि वो लड़की कॉन्फिडेंट है? उसकी बात करने के बात तरीके करने से, के तरीके से, टोन ऑफ वॉइस, किस तरीके से वो बात कर रही है, किस चीज़ तरीके से मिल रही है, मतलब आप फर्स्ट मतलब हाल अहवाल पूछते हैं। हाँ। कुछ फैमिलीज़ में वो लोग ये चाहते हैं कि पर्देदार ज़्यादा हों, खामोशी से ज़्यादा बैठे। जैसे बहुत सारे लोग शादी पे कह देते हैं कि लड़की तो बहुत टॉकेटिव है, वो तो स्टेज पे बहुत बातें कर रही है, तो वो आपको पहले से आइडिया हो जाता है फैमिली बैकग्राउंड देख के, बातचीत करके कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। तो अपने हिसाब से, अपने घर के माहौल के हिसाब से आप ये कुछ चीज़ें देख सकते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि आप कॉन्फिडेंस लेवल, ओवर कॉन्फिडेंस वाली लड़कियां भी जो हैं वो मतलब फिर वो इतना वो समझती हैं कि जो कुछ हम हैं वो कोई नहीं है। खूबसूरती के अलावा तो जो नजर आ ओवर जाता है। कॉन्फिडेंस होता है ये भी इंसान के लिए बहुत खतरनाक अच्छाई होता है, में, खतरनाक स्पेशली लड़कियों के अंदर उनको बड़ा तरीके से आपकी अपनी वो टिप्स है, लेकिन मेरी जो टिप्स है ना कि आप जब किसी के घर में रिश्ते के लिए जाते हैं, सबसे पहली बात जो आपने की है वो बड़ी अच्छी की है कि रेफरेंस से जाएं कि आपके कोई अगर कोई भी लिंक है तो उससे आप जाएं, लेकिन आप लिंक को भी ना, क्योंकि रिश्ता जब आप करते हैं ना तो वो लिंक और हो जाता है, लेकिन वैसे मिलना जुलना कुछ और होता है। तो जब आप क्या टिप्स देते हैं? मेरा जो है ना, सबसे पहले जब आप लड़की को देखने जाते हैं, लड़की के घर जाते हैं ना, तो लड़की की माँ को ज़रूर देखें। ओह गुड। कि माँ का रवैया कैसा है। अब आप देखें इधर बैठी हुई है ना माँ, आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जब लड़की आती है ना, तो अगर लड़की जो है ना बदतमीज़ टाइप की है ना कि और अच्छी नहीं है ना, तो वो आएगी, मतलब माँ के कहने पे आएगी, सारे ट्रॉली भी लाएगी, चीज़ें भी दे रही होगी ना, तो यूँ बार बार अपनी माँ को देखेगी। उसकी नेचर होगी कि तुम्हारी खातिर कर रही हूँ, क्या मुसीबत में डाल दिया ना, तो हर चीज़ में ना एक दफ़ा माँ को देखेगी और फिर करेगी। तो आपकी, और अगर आपने देखा है कि जी लड़की पसंद आ गई है, आपने उस घर में रिश्ता करना है, तो आप कभी भी बताकर दोबारा उस घर में नहीं जाएंगे। कभी भी उस घर से गुजरते हुए ना आप कहेंगे भी मैं गुजर रही थी, मैंने कहा चलो जी आप लोगों की तरफ हो भला लेंगे। ऐसे तो लोग पसंद नहीं करते। नहीं बताना। वो पसंद, देखिए जो एक ओपन लोग हैं ना कि जिनके मतलब बच्ची वाकई बहुत अच्छी है, वो लोग खुद बहुत अच्छे हैं, तो वो कभी इस चीज़ को बुरा नहीं समझेंगे। ये मैं आपको अभी मतलब नहीं, जैसे अगर मैं आपको ये बता रही हूँ, जैसे सगी बहनों का भी घर होता है, तो आप फोन करके जाते हैं। नहीं, आजकल का जमाना ही देखिए, बदल गया है। आजकल के ज़माने की मैं बात कर रही हूँ कि इतनी अच्छा बहाने से जा सकते हैं ना, ऐसे बहाने जैसे से जा मैं भी सकते तो हैं, ये मैंने गुजरते कहा हुए। कि ये केक है, मैंने कहा केक लेके चली जाऊं, या अच्छा बहाने से जाए, मैं मतलब भी थोड़ा तो यही कह रही हूँ ना हाँ, कि आप यार मैं इधर आई हुई थी तो मैंने सोचा जब इतनी नज़दीक आई हूँ तो चलो मैं मिलती अपनी अच्छा। बेटी को मिलती हुई चली जाऊँ, मैं देखती हुई चली जाऊँ। आप ज़रूर जाएं, देखें बता कर जाना है, बंदा तैयार हो जाता है कि वो लोग आ रहे हैं, तुमने ये नहीं कहना, बेटी को समझाना है कि तुमने ऐसे आना,
बिल्कुल बदतमीजी नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो अपनी फैमिली को बड़ा मतलब वो कर देते हैं कि हर एक को जो है ना तरीका Settle down कर हाँ टेकल दो। और तो 2 टिप्स तो मुझे मिल गई, हाँ, एक नहीं, रेफरेंस वाली ये हो भी गई बिल्कुल सही कह रही हैं। और एक वो आप कुछ कहेंगी? हाँ, मैं बिल्कुल कहूंगी। मैं ये कहूंगी कि देखें, फैमिली बैकग्राउंड बहुत काउंट करता है। ठीक है। आप किसी भी घर में जाएं तो आपको उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता हो कि किस फैमिली से ताल्लुक है, और घर में एंट्रेंस पे जो रख रखाव है उनका उठना बैठना है, ये भी आपको नज़र में रखना चाहिए कि जो साफ़ सुथरा घर होगा, बैठने का, उठने का, और लड़की की एंट्रेंस जो होगी ना, उसका जो फुटवर्क होगा, आना बैठना, ये बहुत काउंटिंग करता है कि वो किस तरह बैठ रही है, किस तरह रवैया। बिल्कुल सही कह रही है कि माँ को देख के बेटी का अंदाज़ा होता है, लेकिन बहुत सी बेटियां होती हैं माँ से भी ज़्यादा अच्छी होती हैं, माएँ कम होती हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ बेटियां और ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं। तो लड़की Groom हो जाती है। बिल्कुल नहीं, पढ़ी लेकिन लिखी मैं जो लड़कियां माँ होती की हैं और बात कर ज़्यादा। रही हूँ ना, माँ और बहन, आप मेजॉरिटी देखें कि जो घर बर्बाद होता है ना, वो माँ और बहन की वजह से होता है कि माएँ जो अच्छा, है कभी कभार तो गजाला जी ऐसा होता है कि घर में माँ जो है वो बहुत चलतरोसी है, और बेटी बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल मैं बिल्कुल, यही तो कह नेचर रही हूँ ना। डिफरेंट होती है। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे। अब माँ जो है ना ऐसी है ना, शादी हो गई है, ठीक है, अब माँ जो है ना उसको देखिए, हर लड़की जो है ना अपने माँ को समझते कि मेरी माँ जो बात कर रही है ना वो सही है, चाहे गलत भी कर रही हो। बहुत कम बच्चियाँ इतनी अक्लमंद होती हैं कि वो आजकल तो अपनी बच्चियां आर्गुमेंट करती बहुत हैं, अक्लमंद इतनी हो आर्गुमेंट गई। करती अपनी हैं। माँ को आजकल बच्चियां कहती है आपको क्या पता मम्मा, वही मैं कह रही हूँ, आर्गुमेंट करती आपको है। क्या हाँ। पता। नहीं नहीं, इस सिलसिले में इस चीज में जहाँ पे ससुराल की बात आती है ना, वहाँ पे बच्चियां बहुत मानती हैं अपनी माँ की बात। ये बाकी चीजों में वो कह रही हैं आपको नहीं पता, आपको पुराने जमाने की ये है वो है, आपको क्या पता। लेकिन जहाँ पे अपने ससुराल के रिलेशनशिप की बात आती है, अपनी सास की और बहू की, वहाँ पे बेटी जो है ना अब माँ की बात मानती है। तो हमने इस एनालाइज किया इस वाली चीज से कि अगर आपने तरबियत देखनी है, रेफरेंस से जाए, माँ को देखें, माँ को जरूर खानदान को खानदान को देखें। मैं नेक्स्ट देखती हूँ कि अब क्या हमारी जो खवातीन क्या सोच रही हैं। और जी टीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको बहू की तलाश है? जी अच्छा, आपको कैसी बहू चाहिए? भैया, आप पूछ ही रही हैं तो मैं आपसे शेयर करूं कि मुझे तो सलीकामंद और साफ़ सुथरी बहू चाहिए, जो गोल रोटी बनाए और साफ़ सुथरी और नरम रोटी बनाए, और घर की सफाई का ख्याल रखे। सिलाई कढ़ाई तो उसे ऐसी आती हो कि आपको पता है कितनी सिलाई आजकल महंगी हो गई है, तो मैं चाहती हूँ कि वो सिलाई भी कर ले घर में, और जो घर की सफाई का ख्याल है, वो घर कहते हैं ना, सफाई का कीड़ा होना चाहिए उसमें, बस। क्या आपकी बेटियां भी इतनी ही सुघड़ हैं? अरे कहाँ, बच्चियों को तो पढ़ाई से फुर्सत नहीं है, हर दिन देखो कहती हैं सेमेस्टर सेमेस्टर, तो इस चक्कर में उनको तो टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं चाहती हूँ बहू आए तो मैं थक गई हूँ, अब घर को वो संभाल के ये। और मैं कहती हूँ कि कोई घर वाला उसको ये ना कहे कि काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अच्छा, मुझे ऐसी खवातीन का ना बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि आप जब आपका घर चल नहीं रहा होता, बहू के उस बगैर लड़की भी। आने से पहले कि आप लोग भूखे मरते हैं, रोटी नहीं पकती, सालन नहीं पकता, खाना नहीं मिलता, मतलब सफाई नहीं होती, बर्तन नहीं धुलते, मतलब ये सारी चीज़ें जब एक घर जो रूटीन वर्क है, आपका घर रूटीन वर्क में क्यों नहीं चलता। एक लड़की आई है, वो अपने आपके घर आई है, उसको अपना पूरी फैमिली, माँ बाप बहन भाई सबको छोड़ के आई है, तो आप उसको आके उसको चांस दें, मौका दें कि वो आप लोगों को समझे, आप लोगों के पास बैठे, आप लोगों से बातें करें, प्यार करें। आप उससे, बेटी आई है, आप उससे आप अगर प्यार करेंगी, उसको टाइम देंगी और उसको आते ही मतलब मासी ट्रीट नहीं करेंगी, आप यकीन करेंगे वो लड़की चाहे कितनी भी बुरी है वो आपकी हो जाए। अब कैसे वो ये ट्रीट करेंगी अगर उनकी सोच पहले से ये है कि मुझे बहू ऐसी चाहिए जो आके घर का काम करे। नहीं, हम लोग तो ये कह रहे हैं ना कि मतलब ऐसे लोगों को चेंज होना चाहिए। जैसे ये खातून ने बात की तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप मतलब मासी ढूंढने जा रही हैं कि बर्तन धोती हो, अच्छा कपड़े भी सीती हो, ये भी है, तो आप एक दर्जन, आप ना इनको ना एक अपने बेटे की 3-4 शादियां करानी चाहिए। एक दर्जन लेके आनी चाहिए, एक मासी लेके आनी चाहिए जो झाड़ू पोछा करती हो, और एक इनको शेफ वो जो खाना पका के जाती है ना खवातीन, उनमें से कोई चाहिए कि जो इनके घर में आके गोल गोल रोटियां इनका पकाए बेटा और तो पका बहुत दे। खुश होगा, इनका चार बेटा, बीवियां। हाँ, अच्छा, वो देखिए भाई, तीनों लोग- मिलके जब मारेगी ना तो बेटा बहुत खुश नहीं होगा। कहते हैं शक्कर खोरे को शक्कर मिली जाती है, तो देखते हैं ना पर्दे के पीछे
खातून निकली चिराग लेकर, फरीदा है शायद हमारे पर्दे के पीछे, और वो निकली और उनको देखते हैं ना उनको कैसी बहू मिली और क्या हुआ और कितनी खुश है वो। आइए ज़रा पर्दे के पीछे सुनते हैं। हाँ भाई फरीदा। जी निदा, मैं अभी जो बात कर रही हूँ अपने बेटे के मुतालिक बात कर रही हूँ। जी। वो एक नॉर्मल से जॉब करते हैं और उनकी सैलरी भी बहुत कम है, 50,000 रुपये। तो जब मैं उनकी शादी का मैंने सोचा तो मैंने यही सोचा कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करवाती हूँ कि जो ख़ुद भी जॉब करती हो, ताकि वो मेरे बेटे को सपोर्ट करे और घर को सपोर्ट करे, क्योंकि वो एक वाहिद कफ़ील है मेरे घर के और मेरी 3 बेटियां भी हैं। अच्छा, मैं अपने बेटे के बारे में बता दूं कि वो थोड़ा सा ऐसे हैं कि काफ़ी ऑर्गेनाइज हैं और उनको थोड़ा ओसीडी का मसला है और मतलब हर चीज़ उनको प्रॉपर चाहिए। तो बहनों से भी उनका जो है यही रहता था कि मेरी शर्ट आपने सही नहीं वॉश की और स्टैंड रह गए और अच्छी इस्त्री नहीं करी, या मुझे खाना टाइम पे नहीं मिला, इस तरह की जो है उनकी रहती थी। खैर वो लड़की तो मुझे मिल गई, जाहिर सी बात है, जॉब करने वाली। अब वो जब ख़ुद जॉब करती हैं तो उनका भी यही है कि वो आती हैं तो फिर घर के किसी काम में पार्टिसिपेट नहीं करती। इवन ये कि वो मेरे बेटे के कामों को भी काफ़ी निगलेक्ट कर देती हैं कि भाई मैं तो ख़ुद थक कर आई हूँ और जो है मैं अब वो बेटा ये कि भाई तुम मेरे काम तो तुम देखो ना एटलीस्ट। लेकिन उनका यही फिर आपस में दोनों की जो है लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई कुछ अरसे बाद और यही होता रहा। फिर वो लड़ के मैके भी चली जाती हैं, अभी भी मैके गई हुई हैं वो। तो अब जो है मेरे बेटे जो है वो मुझसे जो है नाराज़ रहते हैं, मुझसे नाला रहते हैं कि मतलब आपने ऐसी लड़की मेरे लिए चूज़ करी कि जो जॉब करती है और मुझे तो वो टाइम नहीं देती है, या मेरे काम के लिए उसके पास टाइम नहीं है। अब वो लड़की जो है, जाहिर सी बात है, उसका कहना भी ठीक है कि मैं जॉब करती हूँ तो मेरे पास भी टाइम नहीं है, मैं नहीं इतना टाइम दे सकती, मैं खुद थक कर आई हूँ, मैं कैसे काम में घर के कामों में पार्टिसिपेट करूँ। अब यही जो है चल रहा है कि वो मेरा बेटा मुझसे नाराज़ है कि आपने मेरी पता नहीं किस जगह शादी करा दी और घर का माहौल जो है इसकी वजह से काफ़ी ख़राब है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसको कैसे इस मसले को हल करूँ। वो लड़ के अपने मैके चली जाती हैं और अभी भी वो मैके ही गई हुई हैं और बेटा जो है वो मुझसे ही यानी खफा आपकी है। फरमाइश थी, पहले आपकी ख्वाहिश थी कि लड़की वर्किंग हो, क्योंकि तनख्वाह कम है बेटे की तो अखराजात ज़्यादा हैं आजकल, महंगाई इतनी हो गई, तो आप वर्किंग बहू लाई और आप ये कह रही हैं कि घरेलू कामों में जो है वो बैलेंस नहीं रख पा रही, ये कह रही हैं ना आप? जी और उसकी वजह से ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजर रही। बिल्कुल ऐसे ही है। बेटा नाराज़ है मुझसे कि आपने कैसी बहू ढूंढी है, कि जाहिर सी बात है वो घर में आपके तो बेटे उठ के पानी पीते हैं खुद से कुछ? नहीं, उसका भी थोड़ा सा ऐसा ही है, वो शुरू से है ही, जाहिर सी बात है छोटी सी उम्र से जॉब कर रहे तो सारे काम उसकी बहनें कर देती थी और ये सब था। तो अब वो चाहता है कि अब मेरी बीवी आई तो मेरी बीवी करे। अब बीवी का कहना है कि भाई मैं भी तो जॉब करती हूँ, मैं भी तो थक कर आई हूँ, मैं कैसे घर के कामों में पार्टिसिपेट करूँ, या मैं आपको अलग से सब चीज़ें करके दूँ, आपके बहनें करके दे तो रही हैं तो बस ठीक है, आप इसमें वो रहे, सेटिस्फाई रहें। करके दे रही हैं, शुरू से एक रूटीन बनी हुई है, तो वो काम जो सिलसिला चल रहा है तो ज़रूरी है कि बहन अब ना करे, सिर्फ बीवी करे। ये आपकी डिमांड होती है या कि आपके बेटे की डिमांड होती है? और बीवी जॉब भी कर रही है, जॉब पे भी जाती है। मतलब आपकी डिमांड है या आपके बेटे की ये डिमांड है कि अब बहनें ना करें बीवी करें? कि मतलब देखिए अभी जो स्क्रीन पर हमने देखी खातून, उन्होंने कहा मुझे घरेलू बिल्कुल लड़की चाहिए। अब अगर आपको घरेलू लड़की चाहिए जो आपको गोल रोटियां पका के दे, तो फिर वो आज की महंगाई के ज़माने में आपके बेटे के साथ शाना बशाना चल के ज़िंदगी बेहतर नहीं बनाएगी, यानी अखराजात पूरे नहीं कर पाएगी, वो सारा बर्डन आपके बेटे पर होगा, वो घर संभालेगी। ठीक है, या तो बंदे को तब ये है तो फिर वो सोचे वही गोल रोटी वाली। सही। अगर आपने ये सोचा है कि आपके बेटे की सैलरी कम है और आपको एक वर्किंग बहू चाहिए जो कि अर्निंग करे और आपके घर का पूरा गुजारा हो, क्योंकि जाहिर है आपकी बेटियां भी हैं, उनकी भी शादियां करनी है कल को। जब आप लोग ये सोच के कितना कंट्रीब्यूशन है जब आप लोग ये सोच के फिर बहुएं लाते हैं, तो फिर आपको भी थोड़ा सा ये एहसास करना पड़ेगा कि अगर वो वर्किंग होगी तो अपने बेटे को भी इस तरह तरबियत दें कि वो भी घर में उसका हाथ बटाए। देखिए ना, वो वैसे भी तो आपके साथ शेयर करी ना, कितनी बड़ी बात है कि वो देखिए, आप घर का काम तो आपका चल रहा था ना, आपकी किसी बच्ची ने जॉब करके या पैसे कमा के उस घर में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि वही बच्चे की छोटी मामूली से पैसों से उन्हीं में आप लोगों का गुजारा हो रहा था और टाइम पास हो रहा था। लेकिन अब अगर आपकी अर्निंग में, आपके पैसों में इजाफा हो रहा है,
तो आप ये सोचे ना, काम तो पहले भी वैसे ही हो रहे अच्छा थे, गजाला तो जी, भी मैं वैसे ब्रेक ही के होना बाद चाहिए। वापस आती हूँ और मैं आप दोनों से सवाल ये करके जा रही हूँ, जो कि मैं आके पूछूंगी कि अगर लड़की वर्किंग है, जो बहू है, और जाहिर है घर भी है, तो वो बैलेंस किस तरह फैमिली सारी मिलकर रखे, घर में बैलेंस किस तरह रखा जाए, ये हम आपसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, और वो जो आपकी मनपसंद बहुएं तलाश करने की जो जिम्मेदारी आपके सर पर है, और आपके माशाल्लाह लाइन से बेटे हैं, तो वो जो लिस्ट है उसके लिए हम आपकी हेल्प कर रहे हैं और आपके दिमाग की बत्ती थोड़ा खोल रहे हैं कि आपको करना क्या चाहिए। हमने ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको जिम्मेदारी दी थी एक कि बैलेंस कैसे रखा जाए अगर सास की ये फरमाइश है कि घरेलू भी हो बहू, और हस्बैंड की ये फरमाइश है कि सारा बर्डन घर का मैं नहीं उठा सकता, मेरी सैलरी इतनी नहीं है, तो मेरी जो बीवी है वो वर्किंग होनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे के शाना बशाना चल के काम कर सके। सो बैलेंस क्या होना चाहिए, प्लीज़ कोई टिप्स आप लोग दीजिए। अच्छा, बैलेंस के अंदर सबसे पहले हमें रोल्स डिफाइन होने चाहिए कि हमारा एक टास्क वो है जिसमें हमने काम करना है, ठीक है, और दूसरा टास्क वो है जिसमें हमने अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाना है, ठीक है। इसमें से प्रायोरिटाइज करके हमने अपने दिन के जो घंटे हैं उनको मखसूस करना है कि हमने 8 आवर्स या 6 आवर्स हमने काम पर देने, बाकी जो रिमेनिंग आवर्स है वो हमने घर पर देने, ठीक है। अब चूंकि आप डबल ड्यूटी कर रहे हो, यानी 2 टास्क कर रहे हो, ह्यूमनली जो है वो आप पॉसिबल नहीं है कि आप एक साथ बहुत सारे काम कर सकें। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने ये देखना है कि कौन से टास्क हैं जो आप कर सकते हो, आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता, ठीक है, वो आपने करने हैं। आप उसका जो भी डेडिकेटेड आवर्स हैं वो डिसाइड कर लें। वो कौन से टास्क हैं जो कोई और भी कर सकता है, तो आपने वो टास्क असाइन कर देने किसी और को। एग्जाम्पल दें। फॉर एग्जाम्पल ये कि मुझे लगता है कि मैं सेशंस बहुत बेहतर ले सकती हूँ, बट राइटअप जो है मेरा वो कोई और कर सकता है, तो मैंने वो राइटअप का टास्क आम एग्जाम्पल दें। आम एग्जाम्पल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल जैसे घर में सफाई है तो सफाई के लिए आप मेड्स रख सकते हैं, ठीक है, कुकिंग आप खुद कर सकते हैं, बच्चों को रेस आप कर सकते हैं, बट उनके जो हेल्पर्स वाले टास्क हैं उसके लिए आप नैनी रख सकते हैं। तो आपने सपोर्ट सिस्टम को बिल्ड करना है, सब काम आप नहीं कर सकते। नहीं तो उनकी तो इतनी इनकम ही नहीं कि वो नैनी रखे या इस तरह रखे। सिंप्लीफाइड कर सकते हैं ना, जो पार्टनरशिप का नाम है। तो हम अपनी बच्चियों को तो रेस कर रहे हैं खुद मुख्तार होने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए, लेकिन साथ साथ लड़कों को भी रेडी करें कि अगर आपने मिलजुल के करना है, कि अगर वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर रही है, या तो जैसे मेड का जिक्र किया कि अगर इतने हैं रिसोर्सेज कि आप कुछ चीज़ें आउटसोर्स कर दें, बाहर से मतलब किसी को हायर कर लें, तो गो फॉर दैट। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मुश्किल है तो देन इट इज़ पार्टनरशिप। जैसे बाहर की कंट्रीज़ में भी दोनों लोग अर्न करते हैं और फिर हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डिवाइड कर लेते हैं। चलें, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ट्रेडिशनल कुछ रोल्स हैं तो थोड़ा सा ये एहसास बहुत ज़रूरी है कि एक पार्टनरशिप है जहाँ पर आपका पार्टनर कहीं वीक पड़ रहा है, थोड़ी सी कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, उसको नज़रअंदाज करें, क्योंकि इन सारी छोटी छोटी डिटेल्स में जाते जाते आप एक चीज़ को नहीं मद्देनज़र रख रहे, विच इज़ द पीस ऑफ द हाउस। कि आप शादी करते हैं घर में, आप चाहते हैं आगे आपकी नस्ल अच्छी हो, तो खूबसूरत नहीं हो नस्ल, लेकिन एक मेंटली स्टेबल, इमोशनली इंटेलिजेंट और एक सुकून के माहौल में आप भी रहें और बच्चे भी वहाँ पे पले और हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हार्मनी रहे। तो मैं समझती हूँ कि बेटियों की तरबियत के साथ साथ बेटों को भी रेडी करना है कि इफ़ यू वांट अ वर्किंग वुमन, तो फिर ये चीज़ें बेटा आप किस तरीके से नहीं हो सकती। इस जो आप जिन्होंने अभी जिक्र किया, उन्होंने कहा मेरे बेटे को OCD का मसला है, तो इस कि वो बहनों से भी लड़ता था, तो ये चीज़ आपने पहले से अज्यूम कर लेनी है कि वो बीवी से भी उसका ये कॉन्फ्लिक्ट आएगा, तो उसको पहले शायद थेरेपी के लिए भेजने की ज़रूरत है, साइकाइट्रिस्ट के पास भेजने की ज़रूरत है। क्योंकि एक जिसको मतलब एक नई लड़की आ रही है अडल्टहुड में, जो इतने सालों का मसला है, वो एक पर्सन जो वाइफ है या हस्बैंड है वो पार्टनर का ठीक नहीं कर सकता। तो पहले तो ये कुछ चीज़ें आप बीमारी है तो और अगर आपके बेटे को OCD की प्रॉब्लम है, फिर लड़की भी वही ढूंढते हैं आपके भाई, जिसको ये भी यही प्रॉब्लम है। पहले शादी करा दी, पहले इलाज कराते थे। हाँ जी, नहीं, लेकिन एक बात है कि अगर किसी माँ को, अच्छा यही बात जो मैंने इनसे पूछी, ये मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। आप दोनों वर्किंग भी हैं और घर भी संभालती रही हैं, आप लोगों ने बैलेंस कैसे रखा है जिंदगी, दोनों जिंदगियों?
देखिए हमें यही है कि आपने अपने घर से मोहब्बत करनी है। अब बात है कि यहाँ इंटरफेरेंस सास की भी हो रही है, नंदों की भी हो रही है, सिर्फ मियाँ बीवी का मामला नहीं है। बात है कि एक फैमिली जॉइंट फैमिली है। अब इसमें लड़की का क्या कसूर है जो एक लड़की जॉब भी कर रही है, बाहर से कमा के भी आ रही है। अब जितना वो कमा रही है अगर उसमें से थोड़ा पैसा रख के आप हल्की सी एक मासी रख लें जो ऊपर का काम कर जैसे ले, इन्होंने बताया। जी जरूरी नहीं कि ज्यादा नौकर रखें आप, थोड़ी से जो अगर वो 50-60 हज़ार कमा रही है तो 5-6 हज़ार की मासी रख लें, बहुत सारा काम हो जाएगा। जी। तो आपके ये जो झगड़े हैं थोड़े बहुत खत्म हो गए। आप चाह रहे हैं कि वो कमाए भी और मासी वाला काम भी करे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। एक लड़की के लिए वो कितना कर सकती है, नहीं कर सकती। तो इसमें तो जुल्म सास कर रही है, बेटे से ज़्यादा तो सास इस वक्त नेगेटिव बनी हुई है। उसको जिस तरह अपनी बेटियों के बारे में सोच रही है, अपनी बहू को वो बेटी नहीं मेरा समझ सवाल आपसे ये है कि आप, मेरा सवाल ये है कि बैलेंस कैसे रखें प्रोफेशनल, ये सारी बातें हम पिछले सेगमेंट में कर आ गए। अब मेरा सवाल ये है, बैलेंस ऐसे रख सकते हैं ना कि बात अपना ये है कि बैलेंस इस तरीके से किया जा सकता है कि अगर मियाँ बीवी है तो जैसे जाहिर है कि मियाँ भी काम करके आया है, बीवी भी काम करके आई है, तो अब एक किचन है उसके पास, बच्चे भी हैं, किचन भी है, स्कूल भी है, सब कुछ है। तो बीवी जो है अगर किचन में गई है तो उसके मियाँ को चाहिए कि वो बच्चों को होमवर्क करा दे, पढ़ा दे, उनको मतलब नाइट सूट पहना दे, मतलब उनको तैयार कर दे कि ये ना हो कि उस बीवी को बांट लें टाइम। हाँ, किचन में भी जाके वो ये सोच रही हो कि यार नहीं अभी बच्चे का कल एग्जाम है, मैंने उसको ये तैयारी करानी। तो जब आपके पास वो चीज़ें आ रही हैं कि मतलब अंडरस्टैंडिंग जब इंसान की होती है, मतलब मैंने भी किया है, मैंने भी अपना घर चलाया इसी तरीके से चलाया। मैं सिंगल, मेरी अब बेटी है, मेरी बेटी भी काम कर रही है ना, तो वो अपना घर भी बड़ा तरीके से चला रही है। अब जाहिर है कि उसके मियाँ का अगर नहीं अफोर्ड कर सका है तो जो वो खुद कमा रही है उसमें उसने खुद से अपने कमाई में से नौकर रख लिए कि आप ये काम आप करेंगे, क्योंकि उसको पता है कि मेरी जो मैं कमा रही हूँ मैंने उसमें से कुछ हिस्सा सिर्फ नौकर को देना है, बाकी घर के ऊपर खर्च कर सकती हूँ, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती हूँ। इतने मतलब आपको पता है आजकल फीसें क्या है स्कूल की, तो वो मतलब वो उस तरीके से बैलेंस कर लेती है कि मेरे अपने बच्चे जो हैं इस स्कूल में पढ़ेंगे, ये चीजें जैसे इन्होंने कहा ना, जैसे इन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूट करें जिम्मेदारियों को, जिम्मेदारियों को भी। सपोर्ट सिस्टम जो है ना वो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। मैं बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से अच्छा भी परफॉर्म कर सकती हूँ अगर मेरी कोई बैकबोन है। अच्छा, ठीक है, मतलब मुझे वैसे भी कोई ना मोहब्बत में और अंडरस्टैंडिंग में देखा, अगर निदा भी है ना, तो अगर यासिर इतना सा कुछ हेल्प करेगा ना तो निदा का इतना बड़ा दिल हो जाएगा, वो उससे भी ज़्यादा काम करेगी और उससे भी ज़्यादा मतलब कोशिश करेगी कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। बिल्कुल ये सही कह रही हैं कि अगर जो आपका स्पाउस है वो आपका सपोर्ट सिस्टम होगा, बजाय इसके कि आपको ताने दे कि तुम तो घर देखती नहीं हो, तुमने तो नौकरों पे छोड़ा हुआ है, बजाय इसमें भाई अगर वो नहीं देख पा रही है आप देख लो। अगर सर्वेंट्स घर पर हैं तो आप जिम्मेदारी उठा लें, दोनों मिलकर कर रहे हैं अगर, सो यकीन माने थोड़ा सा अगर हस्बैंड एक कदम आगे बढ़ता है तो बीवी उसके 4 कदम आगे बढ़ती है। एम्पैथी की बात है, एहसास की बात है। मैं सारी सासों से ये कहती हूँ जब बहू ढूंढने निकले ना, खूबसूरती ये सारी चीज़ें पीछे रखें, ये देखें कि उस लड़की में एहसास है। अगर उस लड़की में एहसास होगा ना, घर आप बीमार हैं, आपका घर में कोई मसला है, वो एहसास करके काम करेगी, दिल से करेगी और देखिए मेरी अपना भी घर बेटी है ना, समझेगी। उसकी और सास अगर आपको लगेगा कि घर में यानी आपके बेटे की खर्चे तनख्वाह की वजह से घर नहीं चल रहा, फिर भी वो एहसास करेगी, वो कोई ऑनलाइन शुरू कर देगी काम, वो कुछ ना कुछ करेगी क्योंकि उसे एहसास है। अगर वो एहसास वाली ही नहीं होगी तो कुछ नहीं कर पाएगी, चाहे वो घर की चीज हो, फिर आपकी लड़ाइयाँ शुरू, फिर फड्डे शुरू, फिर सबसे बड़ी बात है एहसास वाली होनी चाहिए। निदा, मैं कहूँगी कि आप ना एनवायरनमेंट में एग्जांपल्स ढूंढें, अच्छे भी अब देखने में इन लॉज अच्छे भी होते हैं। आप जब हम देखते हैं कि और चीज़ों में भी तो हम कंपैरिजन करते हैं ना कि इनके पास ये गाड़ी है, इनके पास ये घर है, तो देखिए कि कौन सी फैमिलीज है जिसमें खुश लोग रह रहे हैं, आपको इवेंट्स पे नज़र आ रहे हैं, हैप्पी रह रहे हैं, उनका एक अच्छा एनवायरनमेंट चल रहा है, शादी को बच्चों के काफ़ी सारा अरसा गुजर गया है, तो वो भी अच्छी एग्जांपल्स देखें, आप उनसे लर्न कर सकते हैं जैसे हम बाकी चीज़ों में लर्न करते हैं। मैं आपको बताऊँ ना, मेरी बेटी की जो सास है, मेरी बेटी जब अगर काम पे जाती थी ना तो वो ये नहीं करती थी कि जी हाय अब ये गई हूँ मैं, आएगी तो खुद ही करेगी, नहीं वो मतलब उसके बाद जो टाइम होता था उसके बच्चों को पढ़ा देना, होमवर्क करा देना सारा। और यकीन करें कि कभी भी ज़िंदगी में उसने अपने मियाँ को ना, उसकी माँ उसके मियाँ को
तुम्हारी बीवी जो है घर भी देखती है, बच्चे भी देखती है सब। तुम कैसे, तुम काम करके आते हो तो जाके बिस्तर तोड़ते हो और तुम्हारी बीवी आएगी तो आके सीधा किचन में जाइए, कौन सा तरीका है? आप भी उठे, आप भी आपको सपोर्ट मिलती है तो आप और आगे बढ़ सकते हो। इसको कहते हैं एहसास के साथ ख्याल। बिल्कुल, ख्याल रखना भी उतना ही लेकिन जो जरूरी है। जिस अच्छा, घर अब में मैं मोहब्बत है ना, नेक्स्ट उसमें चल रही हूँ। देखते हैं कि अगली जो सास हैं वो क्या सोचे बैठी हुई हैं बहू के लिए। जी टीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आपको बहू की तलाश है? जी हाँ, बिल्कुल। आपकी क्या ख्वाहिश है कि आपकी होने वाली बहू कैसी हो? मेरी जो ख्वाहिश है कि मेरी जो बहू हो वो ऐसी हो कि खाते पीते घराने की हो और थोड़ी इस तरह हो कि अपने घर को अपनी चीज़ों को लेके चल सके, क्योंकि एक गरीब घराने की यानी मिडिल क्लास की जो अगर लड़की आएगी तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। खाते पीते घराने की जो लड़की होती है ना, वो अपने आप को भी सपोर्ट कर लेती है, उनके घर वाले भी, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है। जो कुछ करेंगे वो लोग अपनी बेटी के लिए करेंगे और उनको सपोर्ट देंगे। आपका बेटा महाना कितना कमा लेता है? मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह 40-45 हज़ार उनकी सैलरी है, मगर ख़ानदानी शक्ल सूरत का बहुत अच्छा है। और लड़की वालों को क्या चाहिए? ख़ानदानी लड़का है, शक्ल सूरत अच्छी है, बस। खाते पीते खानदान की इनके चाहिए, ख्यालात ही कुछ और है भाई। खाते पीते खानदान की चाहिए भाई, अमीर लड़की और चाहिए। लड़का 40-45 कमा रहा है फिर वही तो, फिर क्या होगा? अच्छा, भारत ख्वाहिश करने की तो हर किसी को हक है भाई, कोई ना हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। सो देखते हैं भाई, दम निकल ही जाए तो अच्छा है। हाँ, ऐसी बहुत सारी सासें जिनको ये ख्वाहिश है कि मैं अच्छे बड़े घर की बहू लाऊंगी, तो देख लीजिएगी जो ये ख्वाहिश है वो कभी कभार क्या रूप इख्तियार कर लेती है। पर्दे के पीछे कौन है जी? बिस्मा, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मा जी, बिस्मा जी। बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम जी अस्सलाम। निदा, बस सेम मेरी भी यही कहानी है कि मैं भी अपने बेटे के लिए चाहती थी कि खाते पीते घराने की बहू लाऊं, जी। और बहुत ढूंढी मैंने, बहुत सारी लड़कियां रिजेक्ट करी। मेरा बेटा खुश शक्ल है, माशाल्लाह प्यारा सा है, हाँ। और नॉर्मल जॉब है उसकी, कोई इतनी हाई फाई जॉब नहीं है बेइंतहा, लेकिन ख़ानदानी लोग हैं हम। तो बहुत ढूंढी मैंने, अर्ज़ के मैंने बीसियाँ डाल डाल के रिश्ते वालियों को बहुत पैसे भी खिलाए, और मेरी मर्ज़ी के मुताबिक उन्होंने मुझे एक रिश्ता दिखाया, और लड़की बहुत अच्छी, बहुत प्यारी भी थी, मगर बहुत पैसे वाले थे वो। उनको सिर्फ और सिर्फ शरीफ लोग चाहिए थे। उन्होंने हमारी मालूमात की, मालूमात में हम उनके परफेक्ट उतरे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ऐसे ही लड़के की ज़रूरत थी, और मेरी ख्वाहिश थी कि बहुत अमीर लोग हों और मेरे बच्चे के लिए घर हो, यूँ हो। तो उन्होंने हमारी मर्ज़ी के मुताबिक सब कहा कि मेरी इकलौती बेटी है और हम आपको जो है ना मतलब जैसा भी है हम आपके बेटे का साथ देंगे। तो उन्होंने जब शादी की तो उसमें उन्होंने उसको घर दिया, एक फ्लैट दिया, माशाल्लाह अच्छा बड़ा फ्लैट था। उन्होंने कहा था आप रेंट पे रहती हैं, हम वहाँ सेट करेंगे, वहाँ बेटी की शादी करके रुखसत करेंगे। उन्होंने उस घर को सेट करके दिया, बहुत जहेज़ दिया और बहुत कुछ दिया उन्होंने, जैसी मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा ऐसी बहू मुझे मिले और मेरे बेटे को भी सुकून मिले और मुझे भी। मेरे 2 बच्चे थे, एक मेरी बेटी छोटी थी, एक बेटा था, और एक मेरा ये बेटा था बड़ा। अच्छा। उनके साथ हम उस घर में शिफ्ट हो गए, और जब उस घर में शिफ्ट हुए तो सिलसिला चलता रहा। नए नए दिन थे, मैं भी बड़ी खुशी खुशी अपनी बहू की खिदमत कर रही थी, खूब पकाना, नए नए खाने बना रही हूँ, किचन साफ़ कर रही हूँ, सब कर रही हूँ। बहू भी बड़ी अपने जब तैयार हुई चली गई, और ना पूछा, ना बेटे ने इजाज़त ली, ना कुछ। मैं एक दिन सोचने लगी कि ये क्या है, मतलब मुझसे तो पूछती ही नहीं बहू, बात भी नहीं करती है, कमरे में जाओ तो सो रही होती है। तैयार हुई, बाहर चली गई, तो मैंने अपने बेटे से शेयर किया। मैंने कहा बेटा ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और ये ऐसा क्यों कर रही है? तो उन्होंने कहा आपकी ख्वाहिश थी बड़े घराने की बहू लाने की, आपको चाहिए थी खाते पीते घराने की, तो वो आपको मिल गई है, आप हैंडल करें अब इसको। मैं बड़ी टेंशन में रही निदा। एक दिन मेरे हाथ से उसके डिनर सेट की एक प्लेट टूट गई, और फिर उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। उसने मेरी बहुत बेइज्जती करी, और उसने मुझे कहा कि आपको पता है ये कहाँ का था? आपने मेरा डिनर सेट ख़राब कर दिया। आपको तो पता नहीं है ना, आप लेती तो आपको पता होता है ना ये कहाँ से मंगवाया था मेरे पापा ने। तो मैं बहुत रोई उस दिन, मुझे बहुत दुख हुआ। बहरहाल मैं अपने सारे दिन काम करती थी मासियों की तरह,
हर काम करती थी। मेरी बेटी छोटी थी, एक दिन वो किचन में काम कर रही थी तो मेरी बहू ने आकर उसको कहा कि ये टाइल्स वगैरह साफ़ करके आना, यहाँ इतनी चिकनाई छोड़ देती हो तुम, सारे मेरे वाइट टाइल्स ख़राब कर दिए तुमने, और ये फ्लावर्स को भी साफ़ करके आना। तो मैंने कहा तो बहुत छोटी है, इससे नहीं होगा बेटा, मैं कैसे करूं, मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। तो बस उसने मेरी फिर जब भी मेरी बहुत बेइज्जती करी और मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। फिर मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटे बस ठीक है बेटा, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, तुम जो हमें देते थे हमारा वो हमें देते रहना, हम ताकि अपने घर में किराए पे हम चले जाएं। हम वहाँ से फिर तीनों माँ बेटियाँ निकल गए थे और आज मैं रेंट पे हूँ। मेरा बेटा अपनी बहू के साथ, मेरी बहू के साथ खुश है। उसके भी एक बेटा अल्लाह ने दिया। 1 साल मैंने जैसे गुजारा नहीं था ये मुझे पता है। बस यही है तो ना, ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। मुझे ऐसा लगता है कि जब सासें एहसास करती हैं ना, जब लड़की देखने जाती हैं और वो एहसास करती हैं, उस घर का तो हमेशा ऐसा होता है कि दूसरे भी एहसास। बिल्कुल सारा गेम एहसास का ही तो है। अब यहाँ आपकी मनपसंद बहू भी मिली, मगर फिर भी ज़िंदगी खुशगवार नहीं गुजरी, बल्कि जो ज़िंदगी पहले गुजर रही थी आप उससे भी हाथ धो बैठी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बेसिकली माँ बाप जो हैं उनकी उम्र बढ़ जाती है अगर वो अपने बच्चों को अपने सामने खेलता हुआ देखें, बिल्कुल, उनको पलता हुआ ऑक्सीजन मिलती है देखें, उन्हें। उनको ऑक्सीजन एग्जैक्टली उनकी सेहत अच्छी हो जाती है अगर वो अपने पोते पोतियाँ या नवासे नवासियों को इसमें कोई शक वो नहीं। सामने देखते हैं। मैंने काम कम कर दिया बहुत ना होने के बराबर। तो वो क्या ना, सब लोग कहते हैं कि आप मतलब ज़ाहिर है मैं जितना काम करती थी, शोज़ भी करती थी, काम भी करती थी, तो आपका टाइम कैसे, आप क्या करती हैं? मैंने कहा मुझे पता नहीं चलता कि टाइम, क्योंकि नवासों के साथ मेरी सांसें ना, मैं कहती हूँ मेरी सांस निकलती उनको देख के, और मैं इतनी फ्रेश हो जाती हूँ उनको देख के, जब वो बातें कर रहे होते हैं, छोटे छोटे खेल रहे होते हैं, कभी लड़ते हैं, तो इतना मज़ा आता है, जितना बहुत मज़ा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जो बतानी है सासों, तैयार रहो। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जी बस चिराग तैयार रखें आप, चिराग लेके जो ढूंढ रही हैं आप बहुएं, जब आप वो देखने के लिए जाएं तो चिराग के साथ एक पेपर बना लीजिएगा लिस्ट, और इस शो को देखने के बाद फिर उस लिस्ट में जो जो आपने लिखा है उसकी करेक्शन कर लीजिएगा, फिर चिराग लेके निकलिएगा बहू ढूंढने के लिए। और हर किसी का जो हक है कि वो अच्छे से अच्छे की तलाश में होता है, और ज़ाहिर है अपनी औलाद के लिए इंसान बेहतरीन से बेहतरीन ही ढूंढता है, चाहे क्योंकि हमारे यहाँ का ये कल्चर है। आम वेस्ट में तो बच्चे खुद ही ढूंढ लेते हैं एक दूसरे की, पर यहाँ फिर भी आमतौर पर ज़्यादा अगर आप परसेंटेज निकालें तो क्या रिसर्च हाँ, लेकिन अभी भी पेरेंट्स ढूंढते हैं। ज़्यादातर देखिए ना, हमारे घर में भी बच्चे हैं ना, तो साफ कहते थे बीबी हमें नहीं पता, आपने जहाँ करना है करें, आप ढूंढे। तो आप देख लेना, आप इर्द गिर्द देख लें। मैं तो अपने बेटे को कह रही हूँ खुद कर लो, कहता है नहीं आपने पसंद करनी है। मैं भी ये और मैं कहीं देखती नहीं। मतलब उसकी अपनी चॉइस होनी चाहिए ना, उसको क्या पसंद है मिले, खुद करे, लेकिन वो जिम्मेदारी जब कंधों पे पड़ती है, वो अपने यूनिवर्सिटी में जैसे कॉलेजेस में जाते हैं तो वही उनको पसंद कर लेते हैं कि और आकर बता देते हैं। बहुत सारे बच्चों को ना, बहुत सारे लड़कों को उनको लगता है कि वो जो सेंस एक जीवन साथी पसंद करने में होनी चाहिए, वो सेंस उनके पास नहीं है। वो दोस्तियां तो कर सकते हैं, लेकिन वो एक उनको लगता है ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब उनको ये बात समझ आ जाती है कि आप अगर अपना पार्टनर, आप अपना स्पाउस ढूंढ रहे हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंफ्यूज होते हैं अपनी चॉइसेस पर, तो फिर वो अपनी अम्मियों के हवाले करते हैं कि आपको पता है। और बहुत सारी चीज़ें माओं को पता होती हैं, लेकिन बहुत सारी नहीं भी पता होती कि बात उनके बेटे को क्या। कुछ बच्चों का ब्रेकअप हो जाता है, फिर वो पेरेंट्स को कहते हैं बस अब आप ढूंढ। एग्जैक्टली एक दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, उनको लगता है कि वो तो जो भी चूज करते हैं वो कोई बेवफाई निकलती है, तो इसलिए फिर वो हिम्मत भी हार जाते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, एक्सपीरियंस की वजह से उनकी जो ऑब्जर्वेशन की जो सलाहियत होती है वो बहुत बेहतर होती है। हम शायद हाफ देख सकें, वो शायद उससे ज़्यादा देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वो एक उम्र गुजारी है रिश्तों को निभाते हुए और ज़िंदगी गुजारते हुए।
तो कहा ये जाता है कि हमें जो है लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम जब तक हम पहुंचेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। एग्जैक्टली। एक्चुअली बाज़ दफ़ा ना फैमिलीज़ में ना लव मैरिज को बहुत ही बुरा समझा जाता है। अभी भी वो लोग हैं जो अगर लड़का लड़की को पसंद कर ले या स्पेशली लड़की अगर कह दे कि जी मुझे कोई लड़का पसंद है, तो उस घर में ऐसे क़यामत आई होती कि जैसे पता नहीं उसने दुनिया में ये सबसे बुरा काम कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप मतलब अपने बच्चों को, मैं भी अपने बच्चों को एक ही बात, जब नवासी हैं बेटा, एक ही बात समझाती हूँ कि बेटा पसंद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप जब पसंद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने टाइम उसके साथ गुजारते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो खुद पसंद करें, तो आपके बच्चों को आपको ऐसा पालना पड़ेगा कि जब वो कोई फैसला करें तो उनका फैसला उनके लिए दुरुस्त हो और खानदानी बच्चियां देखें। आप तो वो आपको इंड्यूस करना पड़ेगा अपने बच्चों के दिमाग में, जिसे हम ब्रेन वॉश कहते हैं ना, जब रात को उनको सुला रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, या आप अपने टीनेजर या यंग बच्चों से बातचीत करते हैं, तो इस तरह की बातें करती नहीं है माएँ। मुझे लगता है कि अगर आप चाहती हैं कि वो अपने पसंद से ढूंढें और आपको ये जिम्मेदारी ना उठानी पड़े, तो फिर मैं भी करती हूँ, अभी से करती हूँ। ये मैं बिल्कुल तरबियत का मामला है। मैं आपको बताऊँ, इतने अगर माएँ उनके साथ ये बातें करेंगे, लड़कियाँ ऐसी होती हैं, ये होती हैं, तो आप यकीन करें कि लड़के भी और लड़कियाँ भी इतने समझदार हो जाते हैं कि जब वो, मतलब मेरे बेटे की एक बात है, वो कोई मतलब हुआ तो कहने लगा कि मैंने कहा तुम्हें बहनों को बड़ा शौक है ना किसी लड़की को पसंद करें, ये गर्लफ्रेंड बनाओ, फिर हम उसको गिफ्ट देंगे, ये करेंगे। तो कहते नहीं, लड़कियां आजकल की सही नहीं है। मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता कि लड़कियां सही नहीं। कहते मुझे एक अच्छी लगी थी, उसने मुझे पता नहीं अभी 2 दिन बात हुई वैसे ही एज ए फ्रेंड, और तीसरे दिन जो है उसने पता नहीं कौन सा मुझे कहा कि वो 5 लाख का फ़ोन मुझे चाहिए, तो तुम मुझे गिफ्ट कर दो ना, मेरी बर्थडे आ रही है। तो कहता है मतलब गिफ्ट करना आपकी मर्जी होती है, मांगना जो है तो फिर वो लड़की कहता है मेरा ना दिल टूट गया, मैं कभी किसी इतना महंगा सौदा। नहीं, पैसों पे नहीं। वो कहते हैं कि मतलब आप कैसे, मतलब कहते हैं कि कैसे आप किसी को कह सकते हैं, लेकिन उसकी इतनी समझ थी कि उसने समझा कि मतलब ये क्या गलत आप बात है। 2 दिन के अंदर कैसे किसी को कह सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट सास पे चल रही हूँ। चलो टीम, चलो आउटडोर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपको बहू की तलाश है? जी, आप क्या चाहती हैं कि आपकी होने वाली बहू में क्या क्या खूबियाँ हों? मैं एक ऐसी बहू की तलाश में हूँ जो कि बाहर रहती हो और मेरा बेटा भी बाहर जाकर सेटल हो सके। मुल्क के हालात का आपको पता ही है कि किस तरह के हैं, ना अच्छी जॉब है, ना अच्छी नौकरियाँ हैं और ना ही बिजनेस है। हमने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और सारी जमा पूंजी उस पर लगा दी। मेरा बेटा एक पढ़ा लिखा क्वालिफाइड अच्छा बच्चा है, तो ऐसी ही बहू की डिमांड करना हमारा हक बनता है। मैं ऐसे तो किसी के हवाले अपने बच्चे को नहीं कर सकती। वैसे इस वक्त अगर आप पत्थर भी उठाएंगे तो एक माँ निकलेगी या वो लड़का निकलेगा जिसको बाहर जाने है, और उसकी बाहर जाने की ख्वाहिश उसको लगता है इसी तरह पूरी हो सकती है कि मुझे कोई रिश्ता बाहर का मिल जाए, क्योंकि आजकल बाहर सेटल होना आसान नहीं है। सो रिश्ते के थ्रू एक स्पाउस वाला वीज़ा जो होता है वो मिलने की वजह से थोड़ा उसको ये होता है कि भाई मेरा ससुराल होगा उधर, तो मैं उनके घर भी रह लूँगा। इनिशियल डेज जो मुश्किल होते हैं, जो आप रुल खुल के गुजारते हैं, वो भी थोड़े बेहतर तरीके से गुजर जाएंगे और मुझे बीवी भी मिल जाएगी, साथ लाइफ पार्टनर भी। कि ये चीज़ें ज़रा मतलब समझना चाहिए कि जब आप बाहर रिश्ता करते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, आप बिल्कुल भी नहीं उनको जानते कि वहाँ पे क्या हो रहा है। उनसे वो फैमिली कैसी है, वो फैमिली कैसी है, वो फैमिली क्या कर रही है, आपको ट्रैप कर रही है कि वाकई शादी कर रहे हैं। एक तो होता है ना वाकई शादी करना, लेकिन बहुत सारे लोग ट्रैप करते हैं। हमारी जानने वालों के एक शादी हुई बच्ची की, तो बहुत पढ़ी लिखी बच्ची थी, तो उसकी शादी हुई, चली गई। वो जब वहाँ गई तो उसको वो नहीं होते मिर्गी के दौरे पड़ते थे, और वो बिल्कुल नॉर्मल बच्चा नहीं था। उसकी सास ने उसको घर में बंद कर दिया, ना किसी से घर वालों से बात करने दे। अब घर वाले फ़ोन पे फ़ोन करें, ये करें, किसी से बात ही नहीं है ना। मतलब कुछ समझ नहीं आ रही कि बच्ची कहाँ चली गई। अब जाहिर है कि आपने एक लंदन में जाके शादी कर दी है, ना कोई वहाँ पे आपने अपने किसी रिलेटिव को बताया, ना कुछ बताया। कि एक तो ये भी होता है ना कि क्या बताएं, रिलेटिव जेलस होते हैं, रिश्ता तोड़वा देंगे, इस चक्कर में किसी को बताया ही नहीं और शादी करके भेज दिया।
वहाँ पे उन्होंने लड़की सास ने क्या किया, लॉक करके कर दिया, ना इससे बात कर सकती थी ना फ़ोन कर सकती थी, कोई मोबाइल कोई कुछ नहीं है। बड़ी मुश्किल से उसको क्या नाम लेते, एक दिन सास पता नहीं कहीं गई हुई थी, तो उसने लैंडलाइन से ना फ़ोन कर दिया पुलिस को। पुलिस आ गई तो उसने पुलिस को बताया ये है। अब इन लोगों ने उसको मतलब बात चली और डाइवोर्स तक, उसने कहा कि क्या नाम लेते हैं, ज़ाहिर नई गई हुई थी तो अब इसको वापस पाकिस्तान भेजें। उसने कहा ऐसी की तैसी, उसने जाके अपना वकील किया और लड़ाई की कि मेरा क्या कसूर है, मैं क्यों वापस जाऊँ। आप यकीन करें कि उसने केस जीत लिया और आज भी वो उधर है। उसने वहाँ पे पढ़ाई की, सब कुछ किया। उसने कहा मेरी शादी मेरे माँ बाप ने, हालांकि उसके फादर ब्रिगेडियर थे, सारी बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली थी। उसने कहा नहीं, मेरे फैमिली जो है उसने रुखसत किया लंदन के लिए, मतलब भेजा मुझे, और आज आपका जो लोग हैं कि आप मुझसे शादी करके लेकर आए तो मेरा कसूर बताएं, उसका मेडिकल टेस्ट करें कि अगर मेरा कसूर है मैं चली जाती हूँ, अगर उसका कसूर है तो मैं नहीं जाऊंगी। उसने अपना केस जीता और आज भी वो उधर है। चले तो वहाँ के लड़कियां रूल्स ऐसी अच्छे होनी ना, चाहिए। वहाँ रूल्स अच्छे नहीं, हैं। रूल्स अच्छे नहीं है, उसको वापस भेज रहे थे। उसने बाकायदा फाइट की, लेकिन लड़कियों को फाइट करनी चाहिए अपने हक के लिए। अच्छा, यहाँ तो हम हमारा टॉपिक कुछ और है। हम यहाँ बहू चाहिए ऐसी जो बाहर हो, और भाई बेटे को इन्वेस्ट किया है बेटी के ऊपर, तो बेटे ने बाहर जाना है। सो एक है खातून हमारे पास, क्या नाम है उनका, समीना जो है, उनकी ख्वाहिश शायद पूरी हुई है। देखते हैं कि क्या नतीजा निकला। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी आप, क्या हुआ आपके साथ भाई? जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ अपनी कहानी, क्योंकि उसका खमियाजा मैं भुगत रही हूँ जी। और ये खैर गुनाह नहीं है कि एक माँ अगर सोचे कि उसका बेटा जो है वो किसी अच्छी जगह जाकर सेटल हो जाए। मैंने भी यही ख्वाहिश की, क्योंकि मेरा बेटा पढ़ा लिखा था और काबिल भी था माशाल्लाह। तो मेरे बेटे के एक दोस्त ने अपनी साली का रिश्ता जो है वो बताया मेरी बेटी के लिए। ठीक है। तो मैंने देखा, मुझे लड़की पसंद आई, और कनाडा में फैमिली रहती थी और सब खुश थे। मेरे बाकी 4 बच्चे हैं, हस्बैंड थे। तो हम सब ने फैसला किया कि ठीक है, क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा बेटा था। तो मैंने अपने बेटी की खुशी खुशी शादी कर दी। शादी तो हो गई, 5 साल हो गए माशाल्लाह उनकी शादी को, बहुत खुश भी हैं अपने घर में। और शादी के 6 महीने तक मेरा बेटा मुझे फ़ोन भी करता था और खैरियत भी लेता था, अपना भी बताता था कि ये है वो है, मसरूफियात हैं अम्मी, आज ये है आज वो है। उनके बाबा की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, अपने बाबा के लिए ख़र्चा भी भेजते थे। फिर उसके बाद जब उनका पहला बेटा हुआ तो या तो उनकी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो गई, या फिर हमारे लिए उनके पास टाइम नहीं बचा। क्योंकि मैं अक्सर फ़ोन करती थी तो मेरा फ़ोन जो है वही कहकर कहता था कि अम्मी बस मैं भी थोड़ी देर में आपको कॉल करता हूँ। इसी तरह बहू से बात होती थी तो वो भी जो है किसी ना किसी चीज़ में मसरूफ़ होती थी, या फिर वो कहती थी कि अम्मी आप रुके, मैं भी आपको। कभी उन्होंने बदतमीज़ी नहीं की, लेकिन उनका बिहेवियर कुछ पढ़ा लिखा बदतमीज़ाना कहलाएंगे, कि वो पढ़े लिखे तरीके से जो है ना वो मुझे इग्नोर कर देते थे। इसी तरह चलता रहा, 4 साल तकरीबन गुजर गए। मेरे हस्बैंड को जो है वो काफ़ी बीमारी वगैरह थी, तो काफ़ी मतलब हम लोग डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे थे, पैसों की ज़रूरत थी। मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया, वो देते थे, पैसे भी देते थे, मना नहीं था। लेकिन शादी करके जाना और 5 साल तक अपने माँ बाप को शक्ल ना दिखाना, और ज़रूरत पड़ने पर अपनी फैमिली को ना पूछना, जब वो वक्त गुजर जाए उसके बाद पूछना तो तकलीफ़ होती है इंसान को। मेरे शौहर की डेथ हुई तो मेरा बेटा नहीं आ सका, क्योंकि उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो मेरा बेटा नहीं आ सका वहाँ से, क्योंकि उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी वहाँ से। वो एकदम अचानक इतनी दूर कनाडा से यहाँ पर आना पॉसिबल नहीं था उसके लिए। उसके 2 बच्चे हैं, 5 साल में उसके 2 बच्चे हो चुके हैं। मैंने अपने पोती पोता की आज तक शक्ल नहीं देखी। वीडियो कॉल पर या वैसे तस्वीरों में देखना एक अलग बात होती है, और एक हक करना, बच्चों को प्यार करना, वो सारी चीज़ें वो अलग एक ख्वाहिश होती है एक माँ की, कि अपनी औलाद की जो है वो बच्चों को खिलाना, उनको मतलब हर माँ की एक ख्वाहिश होती है। तो वो चीज़ों से मैं तरस गई। अब ये होता है कि मैं अपने बेटे को फ़ोन भी करती हूँ तो अब वो 4 दिन के बाद या 1 हफ़्ते के बाद कभी मुझे मैसेज पे जवाब देता है कि अम्मी क्या मसला है, कितने पैसे चाहिए। सिर्फ पैसों का रिश्ता नहीं होता। मैंने सिर्फ इसलिए शादी नहीं की थी कि मेरा बेटा जो मेरा ख़र्चा भेज दिया करेगा, मेरी पॉकेट मनी भेज दिया करेगा। मैंने इसलिए शादी की थी कि मेरा बेटा भी खुश रहे और हम भी खुश रहें। लेकिन उसका नतीजा ये नहीं निकला।
उसका नतीजा ये निकला है कि आज मैं अपनी औलाद से महरूम हूँ। मेरा सबसे बड़ा, सबसे काबिल बेटा था। अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, बाकी सब। मेरे शौहर की डेथ के बाद मैं बिल्कुल तन्हा हो गई हूँ। आपको मैं नहीं बता सकती कि मेरा बेटा अपनी बीवी के रिश्तेदारों की शादी में इस्लामाबाद आकर चला गया, लेकिन वो मुझसे मिलने नहीं आया, अपनी माँ से मिलने नहीं आया, कि उसको सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिली थी, तो वो वहीं से वहीं चला गया। जब मुझे ये बात पता चली तो आप सोचें कि मेरे दिल पर क्या गुजरी है। कुछ नहीं कह सकती, बस मैंने अपना बेटा गंवा दिया। अल्लाह, समझ नहीं आता ना कि कैसे बच्चों को पालें कि वो आपके अपने रहें, और जैसे घोंसले में नहीं तब चिड़ियाएं उड़ जाती हैं, समझ नहीं आता ऐसा क्या उनकी तरबियत में। इतनी तकलीफ दे बात है कि आपकी औलाद जो है किसी की शादी पे आपके मतलब ये 1 घंटे की फ्लाइट में, और आप अपनी माँ को नहीं मिलने आए, अपने बाप की डेथ पे नहीं आए। उफ, ये बहुत कहते हैं ना जब मर जाता है तो सब्र आ जाता है, लेकिन जब जिंदा किसी को ना मिले तो वो सब्र नहीं आता। हाँ हाँ, बहुत दुख हुआ है सुनकर, मगर यही बात है, जब आप कोई ऐसी ख्वाहिशात रखते हैं तो फिर उसके साथ ये पैकेज होता है पूरा, रिटर्न में मिलता है, रिटर्न में आपको ये पैकेज होता है, तो फिर जहनी तौर पर ये तैयार रहें। और अगर आप ये सोचती हैं कि बेटे को इस तरह बाहर भेजनी है, तो आप खुद इस तरह की होनी चाहिए कि या तो अगर वो नहीं आ सकता तो आप उससे मिलने जा सकें, क्योंकि शायद माँ बाप को ज़्यादा हुड़क होती है औलाद से मिलने की, औलाद को उतनी हुड़क नहीं होती माँ बाप से मिलने की, क्योंकि जब उसके अपने बच्चे हो जाते हैं ना फिर तो बाद में उसकी वो चीज़ें बट जाती हैं। मगर माँ बाप को वो हुड़क होती है कि मैं अपने चेहरा देख लूँ अपने बच्चों का, उनके बच्चे के बच्चे देख लूँ, तो वो फिर जाहिर है अगर आप उस कैटेगरी से हैं कि आप जा सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये सोचिए, वरना बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए सभी सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने कोई बुरा नहीं सोचा, इन्होंने अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए सोचा, लेकिन इसमें बच्चे की भी खुद की भी गलती है। शायद उसकी तरबियत में थोड़ी गलती है कि उसको वो माँ बाप से वो अटैचमेंट या प्यार नहीं है। बच्चों को भी बैलेंस मैं तो कहती हूँ सबसे बड़ी कुर्बानी माँ बाप यही देते हैं कि आप अपने बच्चों को अपने आप से इतनी दूर भेज रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन के लिए भेजें, चाहे वो उसकी बेहतर फ्यूचर के लिए भेजें। सो यही बहुत बड़ी एक कुर्बानी है, मेरा ख्याल से औलाद को ये समझना चाहिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का टॉपिक है, अगर किसी ने अभी टीवी लगाया तो बहुत देर हो गई है, बस थोड़ा सा शो रह गया है, अब रिपीट में देख लीजिएगा आप या फिर यूट्यूब पे जाके। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली हम उन सासों को एक मैसेज देना चाह रहे हैं शो के ज़रिए कि अगर आप अपने बच्चों के लिए तलाश कर रहे हैं, वो अपने लिए बहुएं तलाश करें, सो आपकी लिस्ट में क्या होना चाहिए, और अगर जो है तो उसके नुकसानात क्या हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी, मेरी टीम चले भाई आउटडोर, ज़रा देखे भाई सासों का दिमाग और छांटे कि क्या है उनके दिमागों में। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको भाभी की तलाश है? आप क्या चाहती हैं आपकी होने वाली भाभी कैसी हो? हमारी डिमांड तो बहुत ही मासूमाना है। हम चाहते हैं सीधी सादी भाभी हो हमारी, मासूम हो, नमाजी हो, परहेजगार हो, जैसे अल्लाह मियाँ की गाय भाई। बिल्कुल जहाँ आपको पता है जहाँ पे 4 नंदे होती है, वहाँ अगर तेज़ तरार भाभी आ जाए ना तो मुँह मारी कहीं ना कहीं तो ज़रूर होगी। हमने तो भाई को कह दिया अपने कि जो है हम खुद ही सोच समझ के देखभाल के अपनी भाभी लेकर आएंगे। अच्छा, ये भी देखते हैं ना कि अगर ज़्यादा नंदों वाला घर ना हो, जब बेटी की शादी कर रहे होते हैं, ज़्यादा नंदे हैं तो फिर ये होगा वो होगा। अक्सर गंद भी करते हैं ना, कहते हैं नंद और गंद। हाँ, मतलब ज़्यादा खुद कह रही है हमें तेज तरार हो। अक्सर मैंने देखा है कि वो वाले बेटों की माएँ परेशान होती है जिनकी फैमिली ज़्यादा बड़ी होती है। बिल्कुल सही कह रही है। तो फिर उनकी रिश्ते करने के लिए बड़ा मसला होता है, बड़ा मसला। और लड़की वाले भी देखते हैं कि नहीं भाई इतना खानदान, इतनी नंदे हैं, हमारी बच्ची को तो खा जाएंगी ये सारी नंदे, ये सब ना कर देते हैं कि नहीं भाई नहीं। ये क्या साइकोलॉजी कि फैमिली ज़्यादा होती है तो ये इंसान की क्या साइकोलॉजी है? अच्छा देखें, फैमिली अगर ज़्यादा होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। और सेकेंडली ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ भी तो जाएंगी अगर ज़्यादा होंगी तो। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं कि हमने मिल के चलना है,
हाँ। ठीक है, खुश रहना है, बेहतर रहना है, आसानी करनी है। और जो मेन पर्पस है हमारी मैरिज का वो क्या है? रेजिंग द किड्स, ठीक है, मेकिंग द जनरेशंस, ठीक है, हमें सेहतमंद रहना है, ठीक है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट है तो फिर हम मिलके चलेंगे, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं है और शादी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम किसी को लाना चाह रहे हैं इस पर्पस के लिए, सो दिस इज़ नॉट मैरिज। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि शादी जो है बेटे की बड़े शौक से और बड़े धूमधाम से होती है और बड़ा वो होता है कि नहीं बहू आए, नंदे भी कहती हैं कि भाभियाँ आए। और जब उन नंदों की शादियाँ नहीं हो रही होती, रिश्ते नहीं आ रहे होते, तो फिर उनको वो भाभी इतनी बुरी लगती है कि इसका रिश्ता क्यों हुआ, हमारे तो नहीं आ रहे, इनका क्यों हुआ। तो वो मतलब एक बिला वजह की लड़ाई और ज़िद और बुराई ढूंढती हैं। फिर वो अपनी भाभी में हर बुराई ढूंढेंगी ताकि कोई लड़ाई का या किसी चीज़ का ऐसा बेस बने ताकि ये इसको भी घर से निकालो। तो ये चीज़ें भी बहुत होती हैं। तो इसलिए अगर मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास बेटियाँ और बेटे हैं तो कोशिश करेंगे, अगर आपकी बेटियाँ बड़ी हैं तो पहले बेटियों की शादी कर दें ताकि वो अपने घर हो जाए, आप फिर बहू लेके आएँ ताकि वो घर संभाल सके या आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी हो सके। अच्छा, दूसरा ये भी होता है कि आपका जो है, अगर मैं एक के साथ कोप कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपनी सास के साथ कोप कर रही हूँ, अब मुझे 2 के साथ कोप करना है, 3 के साथ कोप करना है, मेरी एबिलिटी कितनी है, ठीक है, मेरा भी एक थ्रेशोल्ड है ना, मैं एक लेवल तक इतना कर सकती हूँ मेंटेन, फिर मेरी फ्रस्ट्रेशन आएगी, मेरी एग्जॉस्शन आएगी और फिर एक घर का जो एक इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो जाएगा। फोर्थ ये है कि आपका जो आप स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस आप देखें, हम इस इन्वायरमेंट के अंदर हैं, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, सेट बहुत अच्छा है, कलर्स बहुत हैं, तो हम पर इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो जब घर में एक भी डिस्टर्ब होता है ना तो उसका इम्पैक्ट सब पर आता है, हम सब जो है वो इज्तिमाई तौर पर, मजमूई तौर पर परेशान हो रहे होते हैं। अब उस लड़की का सपोर्ट सिस्टम नहीं है, वो सब एक भाई है, 4 बहन है, वो एक है, ठीक है, उसके पास कोई भी नहीं है, ठीक है। तो होगा ये कि यहाँ पर एक है और यहाँ पर पूरी फैमिली है। बट अगर लोग कम हैं तो यहाँ एक है तो वहाँ भी एक है, तो कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रही होगी एडजस्ट करने की, ठीक है। लेकिन जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं एडजस्टमेंट जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर उसका मियाँ साथ देता है ना, मैंने मेजॉरिटी ये लड़कियों में ये होता है कि अगर आपका मियाँ आपके साथ है ना तो लड़की बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेती है, वो कोशिश करती है कि फिर भी मैं इनको सबको लेके चलूँ। लेकिन जहाँ आपका मियाँ साथ छोड़ जाता है ना वहाँ वो टूट जाती है। अच्छा, फिर उससे ना मतलब चलना या लेके चलना अभी बहुत बात मुश्किल हो की थी जाता ना है। कि एक कदम, कदम। अगर आपका स्पाउस आप जरा सा आगे बढ़ के कुछ करता है तो औरत की नेचर है कि वो उससे 2 कदम आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ेगी, दिल बहुत उसको खुश होता सपोर्ट है। करेगी। ये औरत की नेचर में है। अल्लाह ताला ने उसको ऐसा बनाया है कि ये मेरे साथ इतना अच्छा है तो क्यों ना मैं इससे ज़्यादा अच्छा मेरा बदला ये है कि मैं उसको यही चाहिए। फिर जो कल्चरल इश्यूज है ना हमारे के, अब 20 साल या 30 साल वो लड़का रहा अपनी फैमिली के साथ, है ना, उनका होल्ड ज़्यादा है, उनके अटैचमेंट ज़्यादा है, वो लड़का उन पे ट्रस्ट ज़्यादा करता है। एक लड़की तो बाहर से आई है, लड़की अभी आई है, ठीक है। और इसके साथ जो बॉन्ड बनता है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब उस बॉन्ड बनने में अगर घर में से नंद या सास से इंटरफेयर किया, ठीक है, और आपने ये सुना होगा कि लड़का जो है वो पीछे पीछे घूमता है या बातें सुनता है, तो कोशिश की जाती है कि वो बॉन्ड ना बने, ठीक है। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर बॉन्ड बनेगा ना, देखिए वो खुद ख्याल करेगा, बॉन्ड बनने नहीं दिया जाता, ठीक है। बॉन्ड बनता है, ऐसा होता है कि सास आते ही ना एग्जैक्टली दबोच लेती है अपने बेटे को और कोशिश करती है कि वो बेटे को कमरे में बहू के पास ज़्यादा देर ना बैठने दे ताकि वो कोई भी बात ना करे। तो वो कोशिश करती है उसको बिजी कर दे या फिर किसी मामे या मामू के घर, कभी चाचू के घर, कभी किसी और के घर भेज दिया जाए, जा उसका पता करो, ताकि उनको टाइम कम मिले आपस में अंडरस्टैंडिंग का और अपनी माँ का होल्ड रहे और बहनों का। जहाँ लड़का और लड़की की बात है कि मियाँ बीवी की बात है, तो मैं ये कहती हूँ कि जब बीवी भी ना थोड़ा सा ये ख्याल होना चाहिए, जो शिकायतें हर वक्त कहेंगे उसने ये कर दिया, उसने ये, तो उससे भी आदमी फेड अप हो जाता है कि 24 घंटे जो है शिकायत ही होती है, वो तो कुछ देखते हैं हमारे पास कन्फेशन बॉक्स में क्या कह रही हैं। नाजिया है हमारे साथ, उनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम सलाम जी, आप क्या बताना चाहेंगी? निदा, मैं ये बताना चाह रही हूँ, माशाल्लाह मेरी 2 भाभियाँ और हैं। अच्छा। तो वो तेज़ हैं काफ़ी ज़्यादा, तो हमने कहा चले कोई खामोश तबीयत की छोटे भाई की वाइफ लेके आए, खामोश तबीयत की। हमने काफ़ी ढूंढी और वो हमें मिल भी गई। अच्छा। तो मैं दरअसल डाइवोर्स हूँ, मेरा बेटा एक मेरे साथ ही है, अम्मी के यहाँ। तो कुछ अरसे तक तो बिल्कुल वो रही, लेकिन उन्होंने बहुत चुप घुन्नी पना कर कर के भाई को भड़काया, काफ़ी करा, घर में बहुत उधम करा,
लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं बोलते थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों को लेके ना बिल्कुल अलग हो गई भाई से, हमारे अम्मी से बहुत अलग हो गई, अलग बराबर में मकान भी ले लिया, और ना वो आज मिलती हैं ना बच्चों को आने देती हैं। भाई से अलग हो गई कि आप लोगों से नहीं, अलग हो हम गई? लोग से अलग हो गई। अच्छा। भाई को लेके अलग हो गई हैं वो, और साथ पड़ोस में ही वहीं पे किराए पे उन्होंने अपना मकान भी लिया है। और ना अम्मी से ना मिलती हैं, कोई ना कोई मोहल्ले में भी कोई ना कोई किसी को कुछ बोलती रहती कि भाई ये लोग ऐसी थे, मेरी नंदे ऐसी थी, सास थी। हम तो पहले 2 भाभियों ने हमें इतना तंग करा हुआ था, तो हमने कहा चलो हमारे साथ ये हो जाएंगी, लेकिन इन्होंने इतना तंग करा हुआ है ना कि आज मेरी अम्मी इतना परेशान, हम लोग इतना परेशान हैं, जबकि मैं खुद अपने बच्चे की कफ़ालत खुद कर रही होती हूँ। कोई किसी पे मैं बोझ नहीं हूँ, लेकिन गलत इल्ज़ामात लगाना, गलत बातें करना कि इस तरह की मेरी नंदे हैं, मेरी सास है और मेरी अम्मी, हम लोग बिल्कुल खामोश, क्योंकि वालिद साहब हैं नहीं हमारे, तो ना भतीजियों को मिलने देती है ना भाई को मिलने। भाई कभी ऐसे कभार हो जो गई, घुन्नी लोग होते हैं ना, वो बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। जो दिखने में जैसे होते हैं, जो अंदर से जैसे होते हैं ना, वो लगता है कि वो हार्मलेस हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनका पता है ना कि वो ये करेंगे, मगर उन लोगों का जब आपको पता ही नहीं, चुप रहने वाले, और वो जो जैसे आप कहते हैं मीसते हैं, मीठी सबसे छुरी, खतरनाक होते हैं। सो वो तो ऐसे वार करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि जब वो वार करेंगे तो आपको उसका रिएक्शन कैसे देना है। सो ये जो आज का शो था बेसिकली, ये उन सासों के थोड़े दिमाग के गिरा जो बने हुए हैं, जो चलते आ रहे हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ को चेंज करने का था कि क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए एक लड़की को ढूंढने के लिए जो अरेंज मैरिजेस में, ख़ास तौर पे जब आप अपने बेटे के लिए लड़की तलाश कर रहे होते हैं, सो वो कस्टम मेड लड़की तो आपको नहीं मिल सकती, तो आपको कुछ 19-20 चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और नसीब भी बहुत काउंट करता है इन चीज़ों में, और वो रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। आप चाहे कुछ भी चाहेंगी, अल्लाह ताला आपको वहीं उसी के दर पे जाके खड़ा करेगा जहाँ जिस लड़की का रिश्ता आपके लड़के के साथ उधर आसमान पर जुड़ा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और ये कि मैंने एक चीज़ देखी है कि प्रोग्राम्स जो आप करते हैं, जो भी जिस टॉपिक पे करते हैं, मैं नहीं कह रही कि 100% लोग देख रहे हैं और उसके ऊपर 100% या 80% असर होता है, लेकिन ये मैंने देखा है कि होता है, अवेयरनेस आती है, अवेयरनेस होता है और लोग सीखते हैं। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनका जो आना जाना है वो इतना होता नहीं है, उनका आना जाना उनका टीवी है। सो उस टीवी के थ्रू जो आने जाने वाले लोग हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है, जिन्होंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, अगर उनके एक्सपीरियंसेस आप तक पहुंचते हैं तो आपको दुनिया में थोड़ा सा और नज़र आ जाता है। ऐसे तो सास और बहू के अलावा और बहुत सारी मसाइल हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मगर क्योंकि आपका और हमारा ताल्लुक़ शायद इसी कनेक्शन से बना हुआ है, तो हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को अवेयर करके। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। आज के प्रोग्राम का कंक्लूजन ये है कि अगर आप बहू देखना चाहती हैं, सारी क्वालिटीज़ एक तरफ, सिर्फ ये देखिए कि वो एहसास वाली है, वो एहसास करती है, उसकी नेचर में एहसास है। अगर ऐसी लड़की आपको मिल जाएगी तो उसकी कदर करें, चाहे वो शक्ल सूरत की कैसी हो, लेकिन वो एहसास अगर उसके अंदर होगा तो वह आपके घर को जन्नत ज़रूर बनाएगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।